बाकी बालकों को सूचना अभी तक पहुंची नहीं लग रहा है। सर वो गाड़ी 10 मिनट तक आई। गाड़ी 10 बजे तक आई कौन डीजल? अरे डीजलपुर से बच्चे आते हैं तो डीजलपुर शुरू करवा देगा सर। यहाँ वालों क्या हुक्म मिल आ जाओ। अरे वाह एकदम स्वस्थ। 5 नहीं बैठेंगे, 4 बैठेंगे। बोल रहा है लोग है भाई, आज न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है ना, व्हिच इज कॉल्ड ऐसी जगह जिसे तुमने अक्सर टीवी पे लोगों को प्यार मोहब्बत से बैठे हुए देखा होगा, बड़ा डिसिप्लिन में, वो कभी एक दूसरे पे कोई आरोप नहीं लगाते, कभी किसी से कुछ नहीं कहते, उस जगह को प्यार से कहते हैं अभ्युदय क्लासेस। कोई ऐसा जो आज दूर से ज्योग्राफी क्लास में पहली बार आया? वो आई है शायद। क्या नाम है आपका? सर यहाँ थोड़ी कैसे पता चला आपको क्लास के बारे में? ये भी नहीं है, आप आ चुकी हो, आपने बताया होगा आ जाओ कॉमेडी टीवी पे देखने से अच्छा लाइव देखो, ऐसी बताया कोई बात नहीं। इससे पहले आपने प्रिपरेशन वगैरह करी क्वालिटी सिविल सर्विसेज की? पहली बार लक्ष्य बनाया क्लासें देखते। अब इधर वालों सुनो, इंस्पायर कर रहा हूँ मैं करोड़ों जिंदगी। वो तो देख रहे हैं, सही है, ठीक है। आज नया चैप्टर शुरू करते हैं। बाकी कुछ बच्चों ने आंसर लिख के मुझे भेजे हैं, वो मैंने भी चेक नहीं करे क्योंकि मेरा मन नहीं था, मतलब समय का अभाव था, ठीक है, मैं चेक कर दूंगा कि बिकॉज छुट्टी वाले दिन जो है घर की सफाई भी मुझे करनी है, ठीक है, समझ सकते हो तुम लोग। पूछा कैसे हो जाता है सामने, आप लोग भी करते हो ना हमारी तरफ? सुबह करके आया तो मुश्किल हो जाता है। इस चीज में तो मुझे खुशी होती है कि हम गांव वाले करते नहीं है, वहां गाय का गोबर भी उठाना पड़ता है। जिन लोगों ने बर्फ वाले गोले वाला खेल खेला है, हमने गोबर के गोले वाला खेल खेला है, उसमें गाय भी शामिल होती है। और यहाँ कुछ आ जाओ, और कोई आ रहा है पीछे? कितने लोग आ रहे हैं? चलो तब तक बाकी जो बच्चे आ गए हैं और जो नए बच्चे भी आ जाए, मेरा सवाल उनसे ये है कि इंडिया में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक ऐसी बिल्डिंग दी है, आप पीछे से सुन लो इधर, जिसे हम प्यार से कहते हैं पार्लियामेंट, संसद, विदाउट। लेकिन सवाल ये है सबसे बड़ा कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को यानी यूके के संविधान को अलिखित क्यों कहते हैं और भारत के संविधान को लिखित क्यों कहते हैं? आ जाओ, तुलसी नाम, तुलसी पांडे पूरा नाम है, सोनू को भी आ जाओ, क्लासमेट है सीधे पॉजिटिव चीज इधर बैठोगे ना जगह वो कह रहा आगे बैठ जाओ, कह रहा कहाँ बैठ अश्मित खुद आगे बैठने के लिए कह रहे हैं, उधर पीछे बैठे, तो पीछे जाना तो नहीं बैठा अरुण बैठने के लिए कह रहे हैं, इन्हें नहीं बैठा कोई बात है। अब और कोई तो नहीं आ रहा है, तो फाइनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट बिल्डिंग शुरू करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। नाउ बस अब नहीं हो गया, हाँ पता है, सुबह पापा ने आज 50 दिए हैं, अब तक 20 ही देते थे सामने। चलो वही सब लोग, सवाल मेरा ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि इंडिया में एक बिल्डिंग है जिसे तुम प्यार से संसद कहते हो, लेकिन सवाल मेरा सबसे ये है आपसे कि संसद की हमारे भारत में जरूरत क्या है? हमें क्यों ऐसी बिल्डिंग जो पहले से थी जिसे हम संसद कहते थे, पार्लियामेंट कहते थे, और हमने इसी बिल्डिंग को नया भी आकार दे दिया, एक नई शेप भी दे दी, एक नई बिल्डिंग बना दी, सेंट्रल विस्टा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट? हमें जरूरत ही क्या है संसद? क्यों इतना पैसा अरबों जो है हजारों करोड़ों रुपया खर्च करके हमने नई बिल्डिंग बनाई? क्या जरूरत है इस बिल्डिंग की? ऐसा क्या दिखाती है ये बिल्डिंग, या किस काम की है ये बिल्डिंग जो सरकार इसको लेके बहुत सहज है? क्या लगता है सोनू, क्यों जरूरी है ये बिल्डिंग? पुराने नोट्स खोले हुए, हाँ, उसमें उत्तर नए आए हैं इस बार।
क्या लगता है क्यों? व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? हाँ आ जाओ उसका फिर। क्या लगता है पायल कि पार्लियामेंट हमें क्यों चाहिए? कुछ भी जो लगता हो, नो आइडिया। हाँ, सरकार के चयनित नेता बैठे का नेताओं को बैठने के लिए जरूरी है 5 स्टार सुविधाएं चाहिए। बैठो चौपाल डिस्कशन के लिए। एक चीज तो ठीक बताइए। और कोई? फिर तुम्हें मैं कंसेप्ट लेके जाता हूँ और उसके बाद तुम्हें इस स्लाइड के बाद इंटरेस्टिंग एक फैक्ट भी पता चलेगा जो क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी का। ठीक है, अभी मैं पूछ रहा हूँ। कोई डाउट किसी को? और कोई बताना चाहेगा कि व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट? नेहा क्या लगता है संसद क्यों जरूरी है देश में? क्यों? कुछ भी अगर नहीं भी आता हो तो ट्राई करो और नहीं तो कोई बात नहीं। इधर सब 1 2 3 4 इनमें से कोई बताओ। शिवम कार्य शक्ति बनाने के लिए। ठीक, अब ध्यान से सुनो। 8 नवंबर 2016 को 8 नवंबर, हाँ ठीक है मुस्कान, तो परसों के लिए बाद में पूछ लेना। गुलाल खेला? हाँ तो लेते 8 नवंबर 2016 को हमने खेला। 8 नवंबर 2016 को एक दिन टीवी पे एक न्यूज आती है और उस न्यूज में वो कहते हैं कि तुम्हारे पास जितने भी 1000 और 500 की लीगल टेंडर मनी है वो बंद हो जाएगी। उन्हें ये पावर किसने दी? लॉ ने। और लॉ कहाँ बनाया जाता है बताओ? अब ये कनेक्शन समझ आया? लेकिन उससे पहले आज मैं तुम्हें थोड़ी सी हिस्ट्री की क्लास दूंगा। सर हमारी हिस्ट्री तो अभी शुरू नहीं हुई, आप पहली क्लास दे रहे हो? हाँ जी, कोई इसलिए क्लास दूंगा क्योंकि ये जरूरी है जानना कि जो पुरानी वाली बिल्डिंग थी, इसको देखो अभी, इसे भूल जाओ। ये पुरानी वाली जो बिल्डिंग थी, ये बिल्डिंग का कंसेप्ट कला एवं आर्ट एंड कल्चर जिसे बोलते हैं, वहां के अनुसार अगर चले तो ये वो जगह है जहां से हम प्रेरित हो गए। एग्जैक्टली लिखा है आपके मध्य प्रदेश में एक जगह है, ठीक है ना, उसके बारे में सारी डिटेल लिखी हुई है, मनौरा करके। अच्छा मुरैना, हाँ बदना आ जाओ, यहाँ सीट लेना वहां बैठ जाइए। तो मुरैना करके एक जगह है, ध्यान से समझना। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के अंदर एक चीज है, एक टॉपिक आता है टेम्पल्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं। तो मुरैना में यानी मध्य प्रदेश में एक टेम्पल है, कहा जाता है कि इस 64 योगिनी मंदिर से प्रभावित होकर डिजाइन बनाई गई थी। पर हमने तो सर सुना था एडवर्ड लुटियंस ने बनाई थी, एडवर्ड बेकर ने बनाई थी। हाँ, लेकिन उनका डिजाइन यहीं से इंस्पायर था क्योंकि उनसे कहा गया था कि ऐसी डिजाइन बनाओ जो कहीं से प्रेरित ना हो। लेकिन वो इस चीज को मानेंगे नहीं। लेकिन बेटा मुबारक हो, तुम्हारा यूपीएससी जो है वो इस चीज को मानता है। उससे पहले तो तुम ये चीज देख लो, ये दिखने में गोलाकार एकदम संसद की तरह है, जैसे पुरानी वाली जो संसद की बिल्डिंग थी, अब तो चेंज हो चुकी है सेंट्रल मिनिस्टर, है ना। और आप ये देख सकते हैं पूरा लिखा है 64 योगी टेम्पल मॉडर्न जो भी है, कहाँ पर है क्या नहीं। तो सर आपने हमें क्यों बताया? क्योंकि बेटा ये रहा सीधा इसका क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन। अब आप ये कहोगे क्या लिखा है सर? कच्छ पघाट। तो जो डायनेस्टी के लोग थे जिन्होंने ये मंदिर बनाया था, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने डाल दी है कि कौन से किस शासक ने, कौन से राजा थे, कब बनाया था, क्यों बनाया था, किस लिए बनाया था। और ये जो क्वेश्चन है वो आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि भारत में एकमात्र गोलाकार मंदिर है, कच्छपाघाट राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया। इसका उद्देश्य क्षेत्र में वैष्णव पंथ को बढ़ावा देना था। ये सारे फैक्ट लिखे, इसके डिजाइन ने एक लोकप्रिय धारणा को जन्म दिया है कि भारतीय संसद भवन के पीछे की प्रेरणा थी। तो मैंने तुम्हें एग्जैक्टली वो दिखा दिया जो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बात आई समझ? तो ये इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन कहीं से भी ले लेते हैं। और वैसे भी यूपीएससी कहता है कि नॉलेज की बात नहीं है, तो मैं अपने आसपास की चीजों की भी प्रैक्टिकल जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ने से काम नहीं चलेगा। सर इंग्लिश में भी बता देते, मतलब दिल खुश हो जाता। लो देखो, ठीक है, इंग्लिश वालों तुम्हारे लिए सर्कुलर टेम्पल ओनली सर्कुलरली बिल्ट, इट मींस टू प्रमोट वैष्णव कल्ट। और ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी में आने के चांस क्यों है ये मैंने लिखा है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन यूपीएससी का नहीं है, ये ओनली आईएएस जो फोरम आईएएस है उसकी टेस्ट सीरीज मैंने लगाई थी, तो 28 तारीख को ये प्रश्न उसमें आया था। और रैंडमली तुम लोगों को संसद में मुझे पढ़ाना था, लेकिन एक क्वेश्चन 64 योगी टेम्पल की डिजाइन पे भूतपूर्व स्टेट पीसीएस में भी आ चुका है, ये ध्यान रखो। बताओ ठीक है। तो सर जब आप पिछले साल पढ़ा रहे थे तब ये हॉट मुद्दा नहीं था, तो तुम्हारा टीचर जो है बड़ा विजनरी है। ये मेरे पिछले साल के नोट्स हैं, जिन बच्चों को मैंने नोट्स दिए थे क्लास संख्या 37 से 42 तक, उन्हें मैंने अच्छे से बताया था कि 64 योगी टेम्पल के बारे में पढ़ लेना, और ये मेरे नोट्स में मैंने डाल दिया। ठीक है, तो जितने भी नोट्स लगाए होंगे वो बीसीएस का सवाल एक सॉल्व कर पाएंगे। और बाकी मेरी थोड़ी गारंटी और ये सब रहता है कि यद्यपि इसका पॉलिटी के किसी प्रश्न से कोई लेना देना नहीं है, परंतु कला एवं साहित्य विषय में आपको एक शोध करने पर विवश अवश्य करेगा, इसके बारे में अवश्य पढ़ेगा। तो ऐसे मैं अपने नोट्स में चीजें डालता रहता हूँ, तो उनको तुम पढ़ोगे तो कभी कभी धोखे से लग फैक्टर काम कर जाता है।
कोई डाउट? कि सर हमारी जो संसद थी पुरानी बिल्डिंग वो इंस्पायर्ड थी 64 योगिनी मंदिर मुनैरा से, जो कि कहाँ स्थापित है? मध्य प्रदेश। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत? और ये जो किस डायनेस्टी ने ये बनवाया था, इसके रूप में मैंने ये सवाल दे दिया है। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कह रहा, इस सवाल को एटलीस्ट रट लेना और एक बार लगा जाना, इसकी जानकारी पड़ जाना। पता नहीं कौन सा स्टेट पीसीएस और पता नहीं कब यूपीएससी एग्जैक्ट सवाल डाल दे, क्योंकि फोरम आईएससी टेस्ट सीरीज काफी ट्रस्टेबल होती है। मैं राइट करूं? गुड, बढ़िया आगे। हाँ, इसका आंसर भी मैंने इसे दे दिया, मुझे पता है। सर हमें उत्तर भी दे देते, मतलब दही के साथ नमक मिल जाता। उत्तर सी, ठीक है। सेंट्रल, हाँ लिखा भी है सेंट्रल। यह सवाल क्यों जरूरी है, मैंने ये भी तुम्हारे लिए डाल दिया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। मौजूदा संसद भवन 64 योगिनी मंदिर की प्रकृति है। मौजूदा मतलब जो पुरानी बिल्डिंग है, जो गोल्ड पर। कोई डाउट? तो पता चला तुम्हें जीवन में हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर कम है। चल गया पता? जैसे तुम्हारी हिस्ट्री थी, उसमें x का मान y की वैल्यू आ जाओ मतलब और एक दिन हमने लिख दिया था ना ऐसी शॉर्ट में, तब सर वही आता है। अब देखो भैया समझो, सर हम संविधान के आर्टिकल क्यों पढ़े? क्योंकि भैया आर्टिकल को 20 से काट दोगे तो बनेगा आर्ट, और ये कला है। सर हम तो सोच रहे थे इस बार लक्ष्मीकांत और पॉलिटी की घटना चक्कर लगाने के सीख जाएंगे। बेटा तुम नहीं सीख पाओगे। जरा बाबा साहेब की डिग्रियों में नजर मान लो। ये बाबा साहेब के लिए कविता नहीं लिखी हुई है, ऐसी कोई डिग्री नहीं थी जो इस महापुरुष में छोड़ी ना हो। इसीलिए मैंने आइडियल मानता हूँ। 32 तो पीएचडी डिग्री, पता नहीं कौन कौन से क्षेत्र में एलएलडी एलएलबी पता नहीं क्या क्या इन्होंने कर रखा था, कोई शायद ही डिग्री बची हो। जब इतना व्यापक पुरुष किसी संविधान की रचना करने बैठेगा तो वो इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल हर एस्पेक्ट से सोचेंगे कि नहीं। इसलिए इन्हें कहा जाता है संविधान का रचयिता, क्योंकि बिल्कुल ये फैक्ट है, संविधान सभा में इनके जितना पढ़ा हुआ कोई नहीं था। उसके बाद सर चलो बाबा साहेब एक्सेप्शनल थे, तो बेटा नेहरू जी भी कैम्ब्रिज से पढ़ के आए थे, महात्मा जी भी लंदन से पढ़ के आए थे। इसीलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डेमोक्रेसी लिखते हैं ना, तो उस डेमोक्रेसी के 20 मतलब होते हैं। तो इसलिए ये समझ लो कि तुम्हें विषय में यूपीएससी के लिए कितना डीप उतरना पड़ेगा, कितनी डीप चीजें समझनी पड़ेगी। ऐसे लोगों का लिखा हुआ एक पुस्तक जिसे संविधान कहते हैं वो आपको समझनी है, तो आपको उस लेवल की चीजें करनी होगी। तो सर वी नीड हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, तुम्हें हार्ड वर्क नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए किसी और का हार्ड वर्क, जैसे मैं करा हुआ। समझ गए? चलो आगे बढ़ो। अब सवाल ये है कि सर हमें संसद चाहिए क्यों? तो पहले तो मैं तुम्हारे लिए हिंदी इंग्लिश में ये मेंस का उत्तर, मेंस का तो नहीं कहेंगे, पॉइंट कम है, लेकिन पॉइंट है जो समझोगे इसे इलेबोरेट कर लोगे। बट बेसिकली तुम्हें संसद चाहिए क्यों ये समझ जाओ, ठीक है? तुलसी 64 योगी से कौन सी डिजाइन प्रेरित है? इंडिया की संसद की नई वाली या पुरानी? नई वाली किससे प्रेरित है? सर वो पता नहीं, हमने खुद ही बनाई। सर बोल तो उसमें रखा गया। नई वाली डिजाइन किससे प्रेरित है? उसमें क्रियाकार जो बनाया हुआ है वो सब पढ़ना। तो सर अगर हमसे नई वाली पूछेंगी तो आप कवर नहीं कर पाओगे यार। बेटा आप क्या करें, सर हैं तो पढ़ेंगे लोग, ठीक है? हिंदी अंग्रेजी में सब आ गया, की से क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, मैंने कहाँ से चुराया है, तो सेंट्रल विस्टा की वेबसाइट है वहीं से उठाया है, इसकी नई वाली संसद की वेबसाइट। इसमें भी तुम्हें सब बता दूंगा कि भूकंप रोधी है कौन सा है, भूकंप क्षेत्र 4 में आता था, भूकंप क्षेत्र बदल गया, कितनी सीटें बढ़ी, 1278 सदस्य कैसे बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, ये सब वेबसाइट पे तुम पढ़ सकते हो। कोई डाउट? यानी कि स्लाइडें बहुत ज्यादा अपडेटेड हो गई हैं ध्यान तरीके से। अब सवाल मेरा ये आता है कि तुम्हें संसद की आवश्यकता क्यों है, बताओ। संसद का महत्व समझ गए, इतिहास समझ गए कि कहां से उसकी डिजाइन प्रेरित करी, कैसे एमसीक्यू इन्हीं चीजों से मिल जाता है वो देख लिया। कोई डाउट? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो यहाँ पढ़ते हैं वो चीजें अगर आप अप्लाई करना चाहो तो आपका एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, लेकिन मुझसे घटना चक्कर में मत करना। मैं यूपीएससी देखता हूँ तो यूपीएससी ही तुम्हारे पास देखना चाहिए, समझ गए? कोई डाउट? समझना गलत ठीक है? कोई गलत पानी गलत दिया करो, तभी ठीक हो रहा है। हाँ भाई संसद क्यों चाहिए बताओ? हमारे देश में जो भी काम होता है, जैसे जहाज बनता है, ठीक बना है कि ऐसे कोई नए काम, ये कहना ही चाह रहे हैं कि नई नीतियां, नई विधि बनती है वो संविधान से या विधि से प्रेरित होती है, तो वो संविधान के अंदर बनाई जाती है। अब मैं तुम्हें एक डायलेमा देता हूँ। सर डायलेमा क्या होता है? डायलेमा अभी तुम समझ जाओगे। तुम्हारी लंबी वाली जब टेबल आ जाए ना तो फिर मैं इन्हीं बच्चों के पास ना बैठता और भी जगह बैठक सकता हूँ, ठीक है? समझो भाई ध्यान से, एक दिन ध्यान से समझना पड़े अच्छे से। ये रहे सोनू,
ठीक है, देखो सोनू, ड्राइंग जज मत करना, ठीक है। ये बचपन में सोनू, बचपन में तो मोते अपनी मम्मी पापा की टेडी भी है, स्मार्ट है। चलो और लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है। जाति सूचक कमेंट नहीं चलेंगे। चलो ठीक है, मैं सोनू एक दिन सोनू गए वोट देने, मेरी बात ध्यान से समझना। एक दिन सोनू गए वोट देने, सर एक ही दिन क्यों गए, क्योंकि बेटा सोनू 2 वोट नहीं डाल सकते, सोनू को पैसे नहीं मिले 2 वोट के, 1 ही वोट के मिले, ठीक है। तो सोनू एक दिन वोट डालने गए और सोनू ने, ये रहा पोलिंग स्टेशन, सर अब ऐसा नहीं होता, वो ईवीएम टाइप होता है, ट्यू, हाँ। और सोनू ने जाके अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी पे बटन दबाया, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से समझना और इसका आंसर देना। शहर के अंदर 4 पॉलिटिकल पार्टी ले लेते हैं, A, B, C, D। मेरी बात ध्यान से समझना। इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी होती हैं और उनके जीतने का एक ही सिस्टम होता है कि जिसको जितने वोट मिले, ज्यादा वोट मिले, वही जीत जाएगा। कोई डाउट? मान के चलो इसको हम ले लेते हैं 35% वोट मिले, ठीक है। मैथ वालों ने एक्टिव रहना, इसको मिले 30% वोट, ठीक है। इसको मिले 20%, कितने हो गए? 85। अब कितने बचे? कौन जीता ये बताएंगी नेहा। नेहा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीती परसेंटेज के आधार पर? रुक जाओ, तुम नेहा। हाँ नेहा बताइए। अरे बैठे बैठे बताओ, क्लास बड़ी चले, यहाँ पर क्वेश्चन चिप ले आया करो, इधर बिना कैमरे के सामने पीछे पास कर दिया तो। हाँ बैठ जाओ। सर ये नहीं है बेटा, यही सिखाया था थोड़ी देर पहले, आपने सर को नेहा बना दिया। इधर आगे हाँ तुम लोग रंग वाली गुड़िया कर दो एग्जाम, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनना, सी साइड वालों। सर आपने कहा हाँ हाँ बस हो गया, ठीक। मुस्कान तुम सिर्फ कह रही, देखो तो सर आपके अनुसार और पाई थीटा स्क्वायर लगा के बड़ी मेहनत से हमने 35% निकाल लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सब बना के। तो बेटा वो तो अंधे को भी दिख रहा है कि यहाँ 35% जीतेगा, लेकिन यहाँ सामान्य रूप से जो दिखना चाहिए वो तुम्हें नहीं दिख रहा है कि 100 में से बेटा कम से कम 65% लोग चाहते ही नहीं थे कि ये पार्टी आए, लेकिन वो किसी वजह से विभाजित हो गए, किसी वजह से डिवाइड हो गए। तो 65% लोग चाहते नहीं थे, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी आ गई ना। इसी को कहते हैं इंडिया में फर्स्ट पोस्ट पास्ट इलेक्शन, यानी जो पहले वोट पा गया वो पहले जीत गया। अब सुनो, बाबा साहिब की एंट्री होती है। बाबा साहिब वाज वेरी समझदार, ही वाज जीनियस। उन्होंने कहा ये जो A% वाली पार्टी है, ये पार्टी एक दिन ऐसी पार्टी बनेगी जिसका नाम होगा अभिषेक जनता पार्टी। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, मैंने जिताई मैंने ये कोई सीट ऐसे अभिषेक, मतलब ऐसे अश्विन, समझो। तो एक दिन अभिषेक जनता पार्टी बनी। अब अभिषेक जनता पार्टी की एक विचारधारा थी, उन्होंने लोगों को, जो लोग एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, एकदम होमवर्क नहीं करते थे, घर पे सोते रहते थे, सेल्फी लेते रहते थे, ये सब करते रहते थे, इस तरीके के लोगों के अगेंस्ट हो गए और उन्होंने लागू कर दी विद्या नीति। सर ये विद्या नीति क्या थी? जो पढ़ेगा आगे बढ़ेगा, जो सेल्फी लेगा जो नहीं होगा। अब एक बात बताओ, आ जाओ बेटा, ट्रेन लेट होगी, चलो कोई बात नहीं। बरेली में बड़ी दुर्भाग्य वाली घटना हो गई, वहाँ एक ऐसी मैम, वो भी हमारी तरह स्टूडेंट ही लगती है, तो वो जब आई एनवायरमेंट की क्लास लेने, ठीक है ना, तो ये हमें लगा कि स्टूडेंट नहीं, हमने कहा आओ एयरपोर्ट बना रखा है, बोली सर। उसके बाद तो मैं कुछ कहता ही नहीं किसी से, ठीक है। तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं तुम्हारे साथ भी हो सकती है, समझो। अब आप आएंगे, आपका कंसेप्ट मिस हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, लक्ष्मीकांत में ये सब नहीं भी आया तो कहीं से भी पढ़ लेना, ठीक है। ध्यान से समझो काफी लोग। तो सर 35% वाली आपकी पार्टी जीत गई, अभिषेक जनता पार्टी। अब मैं करूंगा जबरदस्ती। सर जबरदस्ती के अन्य कई मतलब होते हैं बेटा, मैं जबरदस्ती बनाऊंगा लॉ। जबरदस्ती का मतलब होता है कि अपनी मनमानी चलाना, लॉयर से मत बहस करो, देखो सामने, समझे। तो भैया अब मैं करूंगा तानाशाही, जो मेरा मन करेगा, मेरी मर्जी। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि मेरी जो पॉलिटिकल पार्टी आ गई है, अब उसकी वजह से लोग परेशान होंगे, लोगों को समस्या आएंगी, या मैं तानाशाही दिखा सकता हूँ? क्यों? क्योंकि अब मेरी पॉलिटिकल पार्टी देश के अंदर चल रही है। मैं चाहूँ आज लॉ बना दूं, पेंशन बंद कर दूं, नौकरियां ना निकालूं, सिलेंडर पे सब्सिडी कम कर दूं। अब तुम्हें ये सारी परेशानियां वहां कर दो, तुम उठा लोगे जहां डीपीएसपी आती है, लेकिन जिस दिन मैं फंडामेंटल राइट पे घुसने का प्रयास करूंगा वहां रोक दोगे। या मैं कोई भी ऐसी चीज बनाऊंगा जो तुम्हारे लिए गलत होगी, तो तुम मेरा कर क्या लोगे? बताओ क्या लगता है किसी को कि बाबा साहेब ने इसमें विचार नहीं किया होगा? क्या लगता है? सुनो, तुम्हारे सामने मैंने कोई स्थिति रख दी कि मैं जीत गया, हाँ
5 साल बाद। अच्छा 5 साल, लेकिन इसका मतलब ये 5 साल तक अगर मैं नियम बना दूं मेरे रिश्तेदार लैपटॉप की नहीं घूमेंगे तो तुम घूम पाओगे? विपक्षी पार्टी। ओहो, और सवालों के जवाब तो सुने। अमर खबर दैनिक भास्कर पढ़ने वालों का। और बताओ, मुझे बताओ, शिवान सिंह मत बताओ। शिवान सिंह 2000 नहीं मिल रहा, मुझसे पूछो। सर जी 3 पार्टी गठबंधन कर ले। 3 पार्टी गठबंधन कर ले तो हम सरकार बदल देंगे। वाह, ये है सरकार बदल। और आप नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? तुम्हें बेसिक चीज नहीं दिख रही। बेसिक चीज देखो, बेसिक चीज देखो। तुम सबने अलग अलग 50 आइडिया सुझाती है। बेटा बाबा साहेब को मैं जीनियस इसी में नहीं कहता क्योंकि वो 50 आइडिया सुनाते हैं। उन्होंने एक ही बात कही कि जो आदमी आएगा, जो भी पुरुष आएगा, उसके दिमाग में 1000 करोड़ आइडियाज होंगे और दिमाग के विचारों से पॉलिटिकल पार्टी की छवि दिखेगी। लेकिन अगर मैं आज लोगों के लिए एक किताब लिख जाऊं और उस किताब के हिसाब से देश चले तो क्या कोई व्यक्ति आरक्षण छीन पाएगा? जो उस समय दे दिया, जो उस समय लिख दिया। मुबारक हो इंडिया में, इसीलिए कहते हैं विधि का शासन, ना कि पुरुष का शासन। क्लियर हुआ फॉर्मूला कि नहीं? रूल ऑफ लॉ। सोनू, विधि का शासन क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ जब मैंने पूछा कि पायल छुट्टी मनाने कहाँ जाओगी तो पायल ने कहा नैनीताल। सोनू बोले सर मैं तो यही गांव जाऊंगा। शिवांशी बोली नानी घर जाएंगे। चरण बोले हम तो उनके घर जाएंगे। ठीक है, उनके मतलब रिश्तेदारों के। हाँ वही, बिल्कुल सही। नीरज जी समझ पाए और असली। तो जब तुम यहाँ बैठ के 50-60 लोग एक जैसा स्वर में नहीं कह पा रहे कि हमें एक ही जगह जाना है, तो जब मैं 125 करोड़ लोगों के सामने ये रख दूं कि बताओ नोटबंदी सही थी या गलत थी, तो आधे इधर चले जाएंगे, आधे उधर चले जाएंगे और तीसरे कहेंगे नोटबंदी हो भी गई, हमारे सामने तो 500,000 के नोट ही नहीं छपे। तो तुम्हारे जैसे नन्हे मुन्ने 2023 वाले जो जन्मे हैं वो लोग, ठीक है? तो मेरी बात सुनो। इसीलिए बाबा साहेब ने कहा कि कभी भी व्यक्ति का शासन सफल नहीं होगा और इंडिया में चलता है लेक्स रेक्स, दैट इज रूल ऑफ। बात आई समझ में? तो फिर सर ये पूरी स्टोरी हम समझ गए, लेकिन अभी भी हमें एक डाउट है कि फिर संसद की जरूरत क्यों पड़ी? तो बेटा मुबारक हो, संसद की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हर देश की अपनी एक राज व्यवस्था होती है, पता है? अब जो लोगों को राज व्यवस्था नहीं पता तो तुम चाइना चले जाओ। चाइना के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की तरह आसानी आपको नहीं मिलेगी। ना मौलिक अधिकार है उतने, ना डीपीएसपी है, ना फंडामेंटल ड्यूटी है। वहां सिर्फ चलते हैं तो भैया शी जिनपिंग, वो जो कह देते हैं वही है। आप नॉर्थ कोरिया चले जाओ, लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में तुम्हें क्या आजादी दी है कि तुम जाकर के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट ही बोर्ड लेके खड़े हो जाओ कि प्राइम मिनिस्टर हमारे ऐसे हैं ऐसे हैं। ये आजादी सिर्फ इंडिया में मिलती है। तो जिस भी तरीके से किसी देश के अंदर पॉलिटिक्स चलती है, पॉलिटिकल अरेंजमेंट होता है, उसे बेटा कहते हैं राज व्यवस्था। राज बब्बर नहीं लिखा है, राज व्यवस्था, ठीक है? समझ लो। जो सो रहे हैं फिनाइल से आते लोग आया करो सुबह, ठीक है? हार्पिक से कुल्ला देखो ध्यान से, ठीक है? आप समझो, हर राज व्यवस्था को चलाने के लिए, पॉलिटिकल अरेंजमेंट को चलाने के लिए कोई बॉडी चाहिए। तो बाबा साहेब ने डाला आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 के तहत आता है स्टेट। स्टेट के अंदर ही एक वर्ड लिखा है आर्टिकल 12 में, संसद या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विधानसभा या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। अन्य लिखा है लोकल अथॉरिटी, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो बाबा साहेब राज व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी किसे दे रहे हैं? स्टेट को। और इसी स्टेट को तुम क्या कर रहे हो बेटा? तुम इसी स्टेट को वोट देके हर 5 साल के लिए खुला छोड़ दे रहे हो, जाओ नियम बनाओ। तो बाबा साहेब को ये बात पता थी, इसलिए बाबा साहेब ने कहा कि इंडिया में लॉ बनाने की जरूरत तो पड़ेगी और एक ऐसा सदन चाहिए, एक ऐसी बिल्डिंग चाहिए, एक ऐसा कमरा चाहिए जहां लोग विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जगहों से आए भारत के अंदर के और बैठ के एक साथ विधि बनाए। इसलिए तुम्हें संसद चाहिए। कोई डाउट? कोई डाउट? तो सर पूरे भारत में 3 तरीके के स्तंभ होते हैं, क्या 3 तरीके का विभाजन है? सर एक है विधायिका लेजिस्लेटिव, और दूसरा एग्जीक्यूटिव, और तीसरा जुडिशरी। न्यायपालिका को आप ऐसे कटमान दिया करो क्योंकि न्यायपालिका इस अनुच्छेद 12 की परिभाषा में आती भी है और नहीं भी आती है। अब जो पहले की क्लासेस दिए हैं 1773 से, वो समझ जाएंगे कि क्यों आती क्यों नहीं आती। अभी फिलहाल आप इतना समझो कि देश में सबसे सुप्रीम, सबसे ऊपर अगर कोई है तो वो है तुम्हारी संसद, वो है तुम्हारी। कोई डाउट होगी? कोई डाउट? कोई डाउट? अब यहाँ तक तुमसे एक मिनट में डाउट या कोई क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ताकि तुम और बोल ना हो। समझ गए अरेंजमेंट? इंडिया में संसद क्यों चाहिए? इंडिया का एक अपना पॉलिटिकल अरेंजमेंट है, राज व्यवस्था है।
उस राज्य व्यवस्था में किसको शामिल किया है? स्टेट को। स्टेट के अंदर कौन आता है? लेजिस्लेटिव लॉ बनाने वाला। तो विधायिका जो है लॉ बनाने का इतना टिपिकल काम होता है कि लॉ बनाने के लिए हमें एक बिल्डिंग चाहिए, और उस बिल्डिंग की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि एक स्थान होना चाहिए जहां सब मीटिंग करेंगे, बार बार मिलेंगे 3 बार। तब कौन कौन से सत्र होते हैं? एक होता है विंटर, बजट, मॉनसून और शीतकाल, जैसे विंटर और समर। इसे मैंने ट्रिक बनाई है नोट्स में, BMW देखा इसमें पढ़ना है, BMW ट्रिक है। तो भैया बजट, मॉनसून, विंटर 3 बार, 3 सत्रों में कई बार अलग अलग समय पर बैठते हैं, इसीलिए उन्हें एक बिल्डिंग चाहिए, तो वही बिल्डिंग को कहते हैं संसद। कोई डाउट? सर हमने ये देखा कि इंडिया में चोरी करने पे सजा, तो बेटा ये जो चोरी करने पे सजा है ये अंग्रेजों ने ऐसी संसद के अंदर बैठ के विधि बनाई थी। सर अभी नया आया है बायोडायवर्सिटी बिल, नोटबंदी अधिनियम, फ्यूजिटिव भगौड़ा अधिनियम, सर ये सब कहाँ बने हैं? तो मुबारक हो, ये सब यहीं बने हैं। और जहाँ दुनिया के सारे लॉ बन रहे हैं और लॉ से देश चलता है, तो इसीलिए क्या तुम पार्लियामेंट को सुप्रीम बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे। अरे सर इतनी देर से नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने कहा जिस दिन पार्लियामेंट सुप्रीम हो जाएगी बेटा, उस दिन पार्लियामेंट को सुप्रीम बोलने से पहले तुम्हें विचार करना पड़ेगा। इसलिए अभी आगे तुम्हें लेके चलता हूँ। बाबा साहब ने कहा कि इससे भी एक चीज ऊपर है, वो है देश का, यानी संसद किसके अनुसार चल रही है? और संविधान से भी ऊपर कौन है भारत में? तुम भारत के लोग। आता है इसमें क्या वो लेट कैसे होगी जरूरी? सुबह सुबह हम लोग तो बैठ जा रहा है, चलो कोई बात। ऐसा तो नहीं एक कमरे से दूसरे कमरे में दवाई उठाने नहीं थी, अरे खाना बना दूंगी। जो पहली बार आए हैं वो पंखे और रस्सी के बीच संबंध ना बना ले, ये क्लास ऐसी ही चलती है, संडे तो हमारी बेइज्जती करती, ऐसी क्लास दोबारा नहीं लेंगे। इससे अच्छे हमारे YouTube वाले हैं, कह रहे थे ये वीडियो देख के जरूर जाना, ऐसे 50 क्वेश्चन जो आज तक नहीं आए, मतलब जो आज तक आए। तो भैया ऐसी चीजें तुम्हें देखनी है तो तुम 499 का कई चैनल है सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो बाबा साहब ने ये कहा कि जब ग्रुप डी में आए लिख के कि क्या संसद के अंदर लेजिस्लेचर विधि बनाने वाली बॉडी सुप्रीम है, तो ग्रुप डी वाले टिक मार देंगे। लेकिन जब मेंस का क्वेश्चन आएगा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो तुम कहोगे पार्लियामेंट विधि बनाने के मामले में सुप्रीम है, लेकिन उससे ऊपर संविधान, और संविधान वी द पीपल, उससे ऊपर हम भारत के लोग। तो सर जिस दिन हम भारत के लोग चाहे संविधान में बदलाव हो सकते हैं, करा तो रहे हो अमेंडमेंट। जीएसटी तुम्हें चाहिए था, सर हमें नहीं चाहिए था, हमारे नेताओं को चाहिए था। बेटा नेता चुन के किसने भेजे? हमने। तो किसे चाहिए था? आप प्रत्यक्ष तरीके से तुम्हें जीएसटी चाहिए थी, क्योंकि नेताजी तो कह रहे थे मैं लोगों के बीच आता हूँ, बात करता हूँ, वो कहते हैं टैक्स की चोरी नहीं हो रही तो जीएसटी ले आओ। अब तुम्हें तो पता ही नहीं कि जीएसटी जुलाई 2017 को कौन सा बम गिरेगा। नोटबंदी, सर जनता ही तो चाह रही थी, और बेचारी जनता ही लाइन में लगी, जनता ही परेशान हुई, बहुत दिक्कत थी, भैंसों का चारा वारा सब मिले। तो दिक्कत क्या हुई? आप तो पेटीएम कर देते हो ना, अच्छा नोट उड़ाते थे, मतलब नोट देते थे। अच्छा समस्याएं तो थी ना, नोट आप छत से नहीं उड़ा पा रहे थे जमीन से, नहीं और समझेगा तुम लोग समझ बहुत जल्दी लेते हो, इस बात का बड़ा दुख है। चलो बड़े भैया आगे, अब हाँ पूछो कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट किसी को पूछना समझ में आया हो तो ईमानदारी से पूछ लो, क्योंकि फिर मैं तुम्हें ये बताऊं कि संसद सबसे पहले बनने की नींव कहाँ रखी? बनना इदारी और सो आपके तो आप लोग ऐसे वाला जागरण भी हो सकता है। हाँ बताओ भैया हमारे घर से कोई संसद समझ आ गई तुम्हें? तो फिर क्लास खत्म करें? अच्छा नहीं, अभी अगर समझ नहीं आई तो इतनी देर से क्या करना था? बस कहना तुम। चलो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले आप में से कोई बता सकता है कि संसद की नींव भारत में अंग्रेजों ने कौन से एक्ट से रखी? ये जटिल सवाल है, जिसने भी मेरे से 1773 से 1947 तक पढ़ा होगा उसे थोड़ा याद आ रहा होगा कि 3 परिषदीय अधिनियम थे, काउंसिल एक्ट। तो कुछ याद आ रहा है? 3 काउंसिल एक्ट थे, 3 काउंसिल एक्ट थे। 1861 याद आ रहा है कुछ? 1892, 1909 परिषदीय अधिनियम थे। जब पहली बार भारतीयों को बजट करने का अधिकार मिला था, तो उस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी जैसी चीज बनाई थी। इसको सिर्फ सुनना, बहुत डीप याद मत करना, नोट्स पढ़ना मिल जाएगा।
तो जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी बनाई तो फिर 1892 में भारतीयों की 16 लोगों की संख्या पहुंचा दी। क्यों? ताकि तुम ये लॉ बनाने में हमारे साथ बैठो। लेकिन अंग्रेजों ने ना तुम्हें कभी लॉ बनाने की शक्ति दी नहीं, तो सिर्फ मजाक करते थे कि तुम बैठ जाओ और ये देखो हमारी किताब, बस इस पे साइन मारो। और बन गया इंडिया में आईपीसी 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। और कहते हैं कि इंडियंस की इसमें भूमिका थी, कोई भूमिका नहीं। कोई डाउट? समझ में आई बात? तो आप लिख सकते हो कि 1861 से बजट पे जब डिस्कशन करने का अधिकार मिला तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हुई, परंतु 1892 के अंदर हमारे पास था। और हमेशा से ही भारतीय एक ऐसी चीज की मांग कर रहे थे जो संसद के आसपास थी, यानी विधि बनाने में समान अधिकार देना, और जिसके लिए भारतीयों को संसद के अंदर बैठने का अधिकार डिमांड होता, मांगते रहते। लेकिन ठहरे मासूम अंग्रेज बोले तुम इंडियन पढ़ते लिखते हो नहीं, पबजी खेलते रहते हो, नहीं बैठा नहीं। चरण कह रहे सर पबजी था उस समय, बेटा उस समय कुछ और चलता हो। बड़े आगे, वेरी गुड। अब मुझे एक बात ये बताओ बड़ा अच्छे से कि पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल में मेंशन, अब भी नहीं बोल पा रहे, सामने लिखा है आर्टिकल, ठीक है? तुम तो ऐसे हो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में मैं आ जाऊं इन्विजिलेटर बन के, बेटा ये चौथे का आंसर ये वाला है ना, ये वाला संज्ञा अंगूठा नीचे करा, एक होगा ये। काश द्रोणाचार्य जी के तो चलो, हाँ अंगूठा नहीं, तुम्हारे दोनों अंगूठे कटवा देता मैं, ताकि इंस्टाग्राम और पबजी पे फिर भी तुम चारों जीप से चलाते हैं, ठीक है? हाय तो लिख के भेज ही देते नए नंबरों पे। और क्या तो उलिया, अच्छा उलिया भी है तो वॉइस से भी आ जाओ। चलो क्या हुआ, कैसे लेट हो गए? ट्रेन से बीसलपुर वाली ट्रेन लेट है, ड्राइवर क्या पायलट को, लोगों पायलट। चलो भैया देखो जीप और उंगलियों वाला जो समझ पाए बालक, अब देखो सर हम नहीं मानते कि हमारे इंडिया के अंदर कोई पार्लियामेंट है, लिखित में दिखाओ। तो जिनको भैया हर चीज लिखित में देखने की आदत है वो आर्टिकल 79 पढ़ लें। आर्टिकल 79 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज क्लियरली मेंशन्ड कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 चीजों को एक साथ रखा है, और संसद में तीन क्या होते हैं, इसको सदस्य बोलेंगे, भाग बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। बताओ प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा, अगर तुमने लैंग्वेज बता दी, भाग बोलोगे, वर्ग बोलोगे, सदस्य बोलोगे, विभाजन बोलोगे, क्या बोलोगे? सदस्य बोलोगे। अच्छा, राष्ट्रपति संसद का सदस्य है, क्यों? और उसकी योग्यताओं में लिखा है कि सदस्य नहीं होना चाहिए। सदस्य नहीं, सदन बोलेंगे, आप अलग ही जगह पे खेल रहे हैं। हाँ, प्रेसिडेंट को संसद का भाग बोलोगे या क्या बोलोगे, सदस्य बोलोगे? वेरी गुड, इसे कहते हैं अंग, एग्जैक्टली, ऑर्गन। बिल्कुल सही बात, आज तो क्लैप बननी चाहिए मेरे लिए, लेक्चर के बाद, अरुण के लिए नहीं, मैंने सिखाया। चलो गुड, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, असली तुम्हारे लिए बच बातें क्लास में। आर्टिकल 79 टॉक्स अबाउट 3 थिंग्स। आर्टिकल 79 में 3 चीजें हैं। पहला, राष्ट्रपति। सर आपने इसमें क्रॉस क्यों मारा है? क्योंकि आज हम राज्यसभा और लोकसभा को कवर करेंगे। राष्ट्रपति पे पूरा चैप्टर अलग से, कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन सा होता है, किस तरीके से होता है, राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं, क्या राष्ट्रपति भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा पावर रखते हैं या कम रखते हैं, राष्ट्रपति पे पूर्व में कौन से क्वेश्चन आए हैं, अमेरिका में सिर्फ राष्ट्रपति होता है, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं होता है, भारत में दोनों क्यों होते हैं। इस तरीके के सभी सवाल अलग पार्ट में यानी अलग लेक्चर में कवर किए जाएंगे। आज जो हमें कवर करना है वो पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा बेसिकली कवर करना है, ठीक है? तो मैंने लिख दिया, पर अभी सिर्फ 2 कवर करेंगे, बाकी राष्ट्रपति जी पर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। जिन्हें लिखित में चीजें चाहिए मैसेज करेंगे, नहीं होगी। हाँ भाई क्या हो आगे, नीचे वाली लाइन नहीं दिख रही, ये लोग लिख रहे हैं। कौन सी वाली लाइन लिख रहे हैं? हर चीज नहीं लिखनी है, तुम नहीं पूछ सकते कुछ चीजें। देखो इधर सामने, अब एक रूल याद कर लो, अब एक रूल याद कर लो। और इस रूल को जैसे ग्रामर के अंदर जब नाउन पढ़ते हो तो करीब 10 रूल होते हैं, 8 प्रकार के नाउन कल मैंने पढ़े थे। हाँ, इसलिए तक डिटेल में जा रहा हूं। चलो देखो, तो फिलहाल मेरा ये है कि प्रश्न आपसे कि सर हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी कोई रूल होता है? हाँ, अगर तुम्हें आर्टिकल 12 की थोड़ी समझ हो गई है तो तुम मुझे ये बताओगे कि डीएम आर्टिकल 12 की परिभाषा के तहत आते हैं कि नहीं? डीएम साहब बताओ। सीएम साहब, आईपीएस, पीएम, तुम्हारे पापा जो सरकारी नौकरी में है
आते हैं आर्टिकल 12 में। लेकिन क्या डीएम साहब संसद के अंदर बैठ के विधि बनाते हैं? बनाते हैं? नहीं। सीएम साहब बैठ के बनाते हैं विधानसभा में? सीएम साहब बनाते हैं? और क्या नहीं बनाते हैं? सीएम साहब चीफ मिनिस्टर वो मंत्री इसीलिए हैं क्योंकि भैया वो किसी सदन के सदस्य हैं, तभी तो उनकी पार्टी आई ने बनाया। मैं तुम्हारे डाउट ही पूछना चाह रहा था, समझ लो। अब बिना बातें करें, दो तरीके के आर्टिकल 12 में लोग जो मेजॉरिटी में कवर होते हैं, जिनमें पूरा सिलेबस बेस्ड है। जुडिशरी वाला हटा दो, न्यायपालिका, और कवर करना है विधायिका और कार्यपालिका। ध्यान से समझ लेना अंग्रेजी। कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव कहते हैं। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का हिंदी अर्थ होता है निष्पादन। इसका मतलब होता है कि किसी काम को करना, किसी काम को करना। और जो लॉ बनाता है, एल से लॉ, उसके बाद उसे कहते हैं लेजिस्लेचर। याद रहेगा, एल वर्ड को पकड़ लो। जो विधि बनाता है, लॉ बनाता है, वो एल से लेजिस्लेचर कहलाता है। हिंदी में उसे कहते हैं विधायिका। कोई डाउट? कोई डाउट? मुझे ये बताओ सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला इंडिया में जो लॉ बनाता है वो सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहेगी या विधायिका डीएम साहब के प्रति उत्तरदायी रहेगी? उत्तरदायी मतलब लायबल, क्रॉस क्वेश्चन। मैं इनसे सवाल पूछूंगा बार बार चीजों पर, या ये किसी से सवाल पूछेंगे, उसे कहते हैं उत्तरदायी। फिर से समझो, एग्जीक्यूटिव की जवाबदेही क्या विधायिका के प्रति रहेगी या विधायिका की जवाबदेही कार्यपालिका के प्रति रहेगी? बताओ क्या फॉर्मूला है, क्या लगता है? पहले जैसे जो डीएम साहब हैं, सीएम साहब हैं, क्या ये जाकर के विधानसभा से क्वेश्चन पूछ सकते हैं उल्टा कि तुमने ऐसा लोग क्यों बनाया? या वो लोग जो है एग्जैक्टली मतलब वो लोग डीएम को ऑर्डर देंगे और डीएम साहब, वेरी गुड। कोई डाउट इधर? समझ में आया? अब दोबारा समझो, तुम्हारे लिए आसान। फोरेक्स दे रहे चम्मच पकड़ के देखो, स्पून फीडिंग बोलते हैं इसे। समझो, कार्यपालिका का मतलब बड़ा आसान चीज से समझो, ये लिखा हुआ है भैया, तुम्हारे राष्ट्रपति भी कार्यपालिका में ही आते हैं। सुप्रीम कार्यपालिका बोले जाते हैं, वो हेड होते हैं कार्यपालिका के, उन्हें छोड़ दो। उपराष्ट्रपति, मंत्री एवं जितने भी मंत्री हैं। सर अभी आपने बताया कि मंत्री जो है वो विधायिका में भी आते हैं, तो हाँ, सचिन बॉलिंग भी कर लेते हैं और सचिन बैट्समैन भी है। मेरी बात समझो, अगर तुम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर, आ जाओ जल्दी है, क्या वो ट्रेन लेट है? हाँ, आप लोग ट्रेन वाले नहीं है ना? है ट्रेन वाले? थोड़ा कंसेंट मिस हो गया, लेकिन वीडियो देखिए, वापस आ जाओ। अब प्राइम मिनिस्टर को जरा एक बार सब लोग ध्यान में रख लो। और मेरा सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो डबल रोल प्ले कर रहे हैं। कैसे? प्राइम मिनिस्टर बनके तो वो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का पद उनसे अगर हटा दो तो वो साथ में एक व्यक्ति और भी है, वो कहीं के या तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बनारस से, या नहीं होते तो कहीं एमएलए भी बनते। और आपको पता होना चाहिए कि संसद के अंदर जो विधि बनाता है उसे एमएलए और एमपी कहते हैं। कोई डाउट? फिर से समझो सर, सीएम हमारे उत्तर प्रदेश के वो दोनों हैं। हाँ जी, वो एग्जीक्यूटिव भी हैं क्योंकि वो सीएम कहलाते हैं। सीएम का मतलब कोई भी पॉलिसी का पूरे के पूरे राज्य में निष्पादन, एग्जीक्यूशन कराना। लेकिन जब वो विधानसभा के अंदर जाके बैठते हैं तो वो सीएम साहब की हैसियत से तो जाते हैं, लेकिन एक और डबल रोल प्ले करते हैं, वो है विधानसभा का सदस्य। अब आपके लिए एक और ट्विस्ट आता है, सर तो फिर विपक्ष कौन होता है? अब बेटा, विपक्ष ना सीएम है, ना पीएम है, ना डीएम है, लेकिन विपक्ष के पास सबसे बड़ी ताकत है कि वो भी विधानसभा का सदस्य है। तो इनडायरेक्टली विपक्ष भी हुआ विधायिका। मेरी बात समझना, सीएम साहब डबल रोल प्ले कर रहे हैं, वो एग्जीक्यूटिव भी हैं, लेजिस्लेटिव है, क्योंकि सरकार सत्ता में है तो उन्हें सीएम साहब का पद मिल गया। लेकिन विपक्ष जो सत्ता में नहीं है उस पे सीएम का पद नहीं है, पीएम का पद नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर का पद नहीं है, जो एग्जीक्यूटिव में चला जाता, लेकिन लेजिस्लेटिव तो वो भी है। बात समझ में आई कि नहीं? यही सवाल मुझसे 21 तारीख को 2 बजे इंटरव्यू में पूछा गया था, पिछले महीने, अब तो ज्यादा दिन हो गए, 21 तारीख तक भी निकल गई। मुझसे पूछा गया था कि आपको नहीं लगता देश में अराजकता है, एक पार्टी आती है और वो जो पार्टी है वो अमीरों की पार्टी है, वो पैसे वालों को लेके चलती है, तो क्या करे विपक्ष? तो मैंने कहा था सर, विपक्ष जो है उसके पास भी पावर होती है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव कर सकता है। लेकिन मोशन को तुम्हें समझाने से पहले मुझे फिर से ये चीज रिपीट करनी है। अब भी जो ये ट्रायंगल नहीं समझ पाया वो फिर से समझो, ठीक है? ध्यान देना इधर सब अच्छे से। ये समझ के कहूंगी तो तुम्हारा जुडिशरी कोई नहीं रोक पाया। समझ गए? इतना समझो कि ये की है भाई फेवरेट वाली
सही है सर, खीर कई प्रकार की होती है, तुम लोगों ने साबूदाना मेवा इत्यादि नहीं बनाई है, ये खाते नहीं हो। जो बहुत तेज होगा वही खीर खाता होगा, जो कतई बेकार होगा वो नहीं खाता होगा। चरण बताइए खीर खाते हो? नहीं खाता। अभी नहीं खाते? चलो देखो, अब सब ध्यान से समझना। ये बढ़िया था। समझ रहे हो? इरादा समझे। अगर कल को चरण क्लास नहीं आए तो FIR किस पे लिखवानी है पता है ना सबको? चलो ठीक, आज तो बेचारा खीर छोड़ो, पानी भी ऐसे पीगा मुंह के लिए नीला क्यों नहीं बना रहा है? देखो ध्यान से, एग्जीक्यूटिव का मतलब समझो, आर्टिकल 12 के अंदर कार्यपालिका में वो लोग आते हैं जो सिर्फ कार्य को करने भर के लिए होते हैं। सीएम की बात अभी मैं करूंगा, उससे पहले आप बेसिक लेवल पे ले लो डीएम साहब। डीएम साहब किसी प्रकार का लॉ बनाते नहीं है, उनके पास ऊपर से एक फैक्स आता है कि आज जिले के अंदर ये कार्य कराने हैं, पौधा वितरण योजना लागू करनी है, तो भैया पौधे बांटो। अब वो क्या इसमें विधि बना सकते हैं कि सिर्फ नीम के ही पौधे बंटवाएंगे, सिर्फ आम के? जो लिख के आया है वो में वही करना पड़ेगा। अब जिसने लिख के भेजा है बेटा वो है लेजिस्लेचर, जिसे पूरे भारत के अंदर विधि बनाने की शक्ति है वो संसद, और हर राज्य के पास भी लॉ बनाने की शक्ति है जिसे तुम विधानसभा या विधान परिषद के नाम से जानते हो। कई जगह विधानसभा विधान परिषद दोनों है, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तब डेप्थ में जाएंगे कि काउंसिल और क्या होता है। अभी आप आसानी से एक चीज समझो कि सर हमारे यहाँ डीएम है, IPS SP साहब है, हमारे यहाँ और भी ऑफिसर है, डिप्टी कमिश्नर साहब है, DSW साहब है, और भी जितने अधिकारी हैं वो सब के सब ठीक है क्या होंगे? एग्जीक्यूटिव। सर हम तैयारी कर रहे हैं, हम डीएम बनेंगे, UPSC का पेपर निकाल के IPS बनेंगे, तो आप भी आओगे एग्जीक्यूटिव। मेरी बात समझना। लेकिन चरण UPSC के पेपर निकालने के बाद डीएम पद से संतुष्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ये लगा डीएम साहब तो पालन करता है उन लोगों का जिन लोगों तक पहुंचना बहुत ही आसान है। तो इन्होंने अपने वार्ड में एक चुनाव लड़ा, ये बड़ा प्रसिद्ध हुए, धीरे धीरे ये विधायक बने, और विधायक बनते बनते एक दिन उन्होंने भैया संसद का चुनाव लड़ा सांसद ने, और ये जा करके बन गए संसद के यानी हमारे पार्लियामेंट के अंदर MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब ये डीएम साहब के लिए या किसी के लिए, किसी भी राज्य के लिए जो पॉलिसी बनेगी उस पॉलिसी में अपनी भूमिका निभाएंगे, और वो पॉलिसी बनकर डीएम साहब के पास आएगी, तो चरण बन गए लेजिस्लेटिव। अब तीसरी श्रेणी में डबल रोल आते हैं। डबल रोल में मैं रखूंगा CM, TM, प्रेसिडेंट को। क्यों? क्योंकि CM साहब जैसे ही सदन से बाहर आए, अब वो लोगों के बीच CM हो गए। CM का काम उस समय लॉ बनाना नहीं, लॉ का पालन करवाना, कि कोविड के समय पे वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए और चीजें हो जानी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो उस पर्टिकुलर रूम में, उस बिल्डिंग में एंटर करेंगे, तो वो CM तो है, लेकिन साथ में वो क्या है? सदस्य उस विधानसभा के, और विधानसभा के सदस्य होना किसी राज्य के अंदर लेजिस्लेचर कहलाता है। केंद्र में, दिल्ली में पार्लियामेंट की बिल्डिंग में एंटर होते समय उसका सदस्य होना लेजिस्लेचर कहलाता है। कोई डाउट? कोई डाउट? अब तुम्हें ये लेख जो शायद पहले नहीं समझ आता, थोड़ा समझ में आएगा, मैं फिर समझाऊंगा मैं तुम्हें, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना एक कला है, और न्यूज़पेपर तभी समझ में आता है जब इम्पोर्टेंट हो। राज्यसभा ने देखा, विटनेस करा, ठीक है, हीटेड एक्सचेंज यानी कि एक दूसरे से गर्मा गर्मी वाला आर्गुमेंट, बहस, तीखी बहस बिटवीन रूलिंग, जिसे मैंने नंबर 1 दिया, रूलिंग मतलब जो पार्टी भी वर्तमान में है, और दूसरा ऑपोजिशन। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इस लेख को देखकर मैं चरण से पूछूं कि चरण विपक्ष को हम खत्म क्यों नहीं कर देते, क्या जरूरत है, एक रिजोल्यूशन बनाओ, या सरकार के दिमाग में आ जाए कि विपक्ष खत्म कर दो, बहुत सवाल पूछता है, या विपक्ष मुट्ठी भर भी है लेकिन फिर भी रहता है, जबकि विपक्ष की एक सीमित संख्या परसेंटेज की भी निर्धारित है कि विपक्ष को होना चाहिए, बट फिर भी हम देखते हैं कि राहुल गांधी जी वहाँ हैं, उनकी टीम है, कांग्रेस है जो बीजेपी के अगेंस्ट में खड़ी होकर उनको काउंटर करती है। तो ये व्यवस्था क्यों चल रही है? क्यों नहीं हम ऑपोजिशन को खत्म कर देते? क्यों भाई ये आपके जो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब खड़े होके सीधे सीधे कोई बात को अपोज कर देते हैं, ये अधिकार इन्हें कहाँ से मिले? सर एक टाइम था जब विपक्ष के पास उतनी संख्या नहीं थी विपक्ष पे बैठने के लिए, लेकिन संसद को चलाने के लिए 2 पक्ष होना बहुत जरूरी है। आपने क्या कर रही? संसद को चलाने के लिए 2 पक्ष होना। ये जो 2 पक्ष वाली बात कही है इन्होंने, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप सबको ये पता है। अब आपको अभिषेक मिश्रा की रात की मेहनत समझ में आएगी, पढ़ाई वाली, समझो पढ़ाई वाली, देखो यूं क्यों नहीं है? अगर सर विपक्ष नहीं होगा तो जो रूलिंग पार्टी होगी तो वो अपना कोई सब भूल जाओ, इंटरव्यू में तुम्हें एक लाइन बोलनी है, विपक्ष क्यों जिंदा है, पढ़ो। एग्जीक्यूटिव लाइबल टू लेजिस्लेटर,
नो डाउट यू आर सीएम, पीएम, फाइनेंस, कोई भी मंत्री बन जाओ, तुम बन रहे हो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर हमेशा उसके प्रति जवाबदेही होगी और जवाबदेही उसके प्रति होती है जो तुमसे भिन्न विचारों की क्षमता रखता है। तो क्या सर, एक सवाल मैंने और सॉल्व कर दिया, क्या संसद के अंदर कभी ऑपोजिशन को पूर्णतः खत्म किया जा सकता है? बेटा जब तक सूरज चांद रहेगा भैया जी का नाम रहेगा। समझ गए बात को कि नहीं? तो ऑपोजिशन माने भैया जी। अब रूल समझ आया, कनेक्ट कर पाए? यूपीएससी तुमसे ये चीजें पूछ रहा है, बट तुम क्या कर रहे हैं? पैट देंगे, पैट अपना पेट भरने को दिया मैंने, पैट 27-28 को बाहर टिक मार रहे हो। लेजिस्लेचर कहाँ दिया हुआ है ना, उसमें पास होने के बाद फिर तुम्हारे अलग बैच चल रहे हैं, फिर उस बैच को चलाने के बाद अलग फेल हो रहे, अगली साल नए टीचर से मेरा हमारा हो ही जाता अगर वो जीवन में ना आए होते हो। चलो वो भी जरूरी है, समझ गए? कनिष्ठ कटारिया बेटा वो तब जरूरी है जब तुम उस लेवल पर पहुंच जाओ। कभी जरा सोचना, उनका ग्राम विकास अधिकारी पेपर निकल गया और तुम कह रहे हो मैं तो सिकट्टा बन के ही रहूंगा, तो वो आएंगी किसी एसडीएम के साथ ब्याह करके और तुम बच्चों को खिलाते हो, कहोगे बेटा महाभारत लगे। लेकिन चरण की बात से मैं सहमत हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति जीवन में होना चाहिए जो तुम्हें मार पीट सके। तो चलो मम्मी और पापा, हाँ समझे बात को? देखो ना उन्हीं करेंगे, समझने की क्षमता अलग है। हमें पता है तुम क्या कहना चाहते हो, हम तो उस बात को डाइवर्ट करके इधर ले आए बोर्ड में। देखो तपस्वी पहले ही बना दिया मैंने, तुम क्या याद करो, जंगल चले जाओ, वहां एक लकड़ियों काट के कमरा बनाओ, वही लो। हाँ घर से चल। अब समझो बात को, फिर से ये रूल लास्ट टाइम रिपीट कर दे रहा हूँ कि सर विपक्ष के जितने लोग चयनित होकर जाते हैं वो अपनी अपनी जगह से इलेक्शन जीते हुए होते हैं, तभी वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाके बैठते हैं। कई ऐसे निर्दलीय भी होते हैं, निर्दलीय मतलब जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, इंडिपेंडेंट है। जब वो चुनाव जीत के विधानसभा या संसद में जाके बैठ जाते हैं, संसद के लोकसभा में, साइलेंट करो विक्की भाई, प्रदीप नाम बदल दिया क्या? चलो देखो सामने देखो, तो मंत्रा देखो, मंत्रा सामने, ठीक है? वो समय के पुराने छात्र छात्रा है, देखो को बता दिया, ध्यान से देखो। अब मंत्रा भैया एग्जीक्यूटिव वाला देखो, फिर से देख लो सर। एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका पीएम क्यों बनता है? क्योंकि वो उसके पास मेजॉरिटी की सीटें बहुमत है। और एक पॉलिटिकल पार्टी का पीएम क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि वो नहीं जीता, उसके पास सीटें कम पड़ गई। तो फिर क्या करें? क्या उन्हें उठा के नहीं बाहर रखते? तो कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम व्यवस्था नहीं है कि फ्रीज से निकालने के बाद खत्म कर दो, फ्रिज के अंदर सामान रखना पड़ता है। यानी समझो मेरी बात को कि जो लोग चुनाव जीत के आए, भले वो इस लेवल पे चुनाव नहीं जीत पाए कि उन्हीं का पीएम सीएम बनाया जा सके, लेकिन तुम उन्हें संसद के अंदर विपक्ष के रूप में बैठा लोगे और तुम्हारी बैठाना मजबूरी है। क्यों? क्योंकि वो भी है विधायिका का अंग, विधायिका ही है। तो और जब कोई लॉ बनता है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं, वो सवाल उठाते हैं कि क्यों सब्सिडी इतनी दे रहे हो, सब्सिडी इतनी होना चाहिए, तो ये पेड़ काटो, उज्ज्वला योजना क्यों ला रहे हो, तुम पीएम कुसुम योजना क्यों ला रहे हो? और यही संसद का काम है, जो उधर से भी सबसे पहले पाया निकालता है कि वहाँ डिबेट होती है। तो डिबेट और डिस्कशन के लिए संसद बिल्डिंग जरूरी है। बात आई समझ में? लेकिन ये रूल याद करके चलना कि एग्जीक्यूटिव लायबल टू लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका उत्तरदायी है विधायिका को, इसलिए विपक्ष रहेगा, सवाल पूछेगा और विपक्ष सवाल इस हैसियत से पूछता है क्योंकि वो विधायिका है, और मंत्री जी इस हैसियत से जवाब देते हैं कि विधायिका वो भी है पर उनने एक और पद छोड़ रखा है, जिसे सीएम का पद, मिनिस्टर का पद, फाइनेंस मिनिस्टर, बजट मिनिस्टर। बजट मिनिस्टर का मतलब ये कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है तुमने उसे पैसा दिया है, तो सवाल भी तो पूछोगे ना। और सवाल कौन पूछेगा? जिसने बजट पे लॉ बनाया, जिसने कहा कि इंडिया के अंदर लॉ होना चाहिए, बजट होना चाहिए। क्लियर हुआ? रूल क्लियर हुआ कि नहीं? अगर नहीं कोई डाउट, अगर नहीं कोई डाउट, यू आर लायबल टू पापा, पापा घर में लॉ लेके, समझ गई? पढ़ोगी तो यही पढ़ोगी। अब तुम बीटेक करा दे, समझी? वो भी सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, हाँ सही कह रहे हैं। बहुत एग्जांपल है। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, लेकिन उसके बाद तुम्हें लेजिस्लेचर की नई परिभाषा है, पता चलो। देखो ध्यान से, अच्छा विधायी और कार्यकारिणी हमारी तो बहुत जरूरी है। और चरण की तुम लोग एक दूसरे को जहरीली खीर खिला रहे हो, समझ रहे हो? खीर का रिश्ता इतना तगड़ा चल रहा है। चलो वापस आओ सर, हमें ना मतलब गुलाब जामुन में रबड़ी मिल जाती अगर आप विधायी और कार्यकारिणी यानी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव में भी डिफरेंस बता देते। लिख दिया है सर अंग्रेजी हिंदी बोल रहे आप ट्रांसलेटर का काम करते हो, ठीक है? हाँ बेटा, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव मेंस का क्वेश्चन कभी भी इस पे आ सकता है,
तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में व्यापक डिफरेंस भी हमने लिख दिया है। सब वही चीजें लिखी हैं। समझो, भारत की संसद विधायी शाखा के अंतर्गत कानूनों और नीतियों का निर्माण विधायिका द्वारा किया जाता है, लेकिन कार्यपालिका नीतियों का क्या कराती है? एग्जीक्यूशन, कार्यवाहन, निष्पादन, सारी चीजें ये पढ़ लेना आज ही, क्योंकि 24 घंटे में मानव जो चीज रिपीट करता है वो याद रहती है, और जो नहीं रिपीट करता है वो आगे जाके अपने बच्चों से करा होता है। तो उस दिन पढ़े ही तुम्हारे नंबर कमाए, हमारे दिन भी यही हुआ। अब क्या फोटो में इतना नहीं, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, चलो मत परेशान हो, उसमें साफ नहीं है। तो भैया समझो, हमारे देश में सबसे सर्वोच्च है विधायिका, जो लॉ बनाती है। विधायिका के अंदर भी सबसे मजबूत है यूनियन, केंद्र, क्योंकि केंद्र के पास है आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 अभी बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, वो ये बात करता है कि राष्ट्र हित में या नेशनल इंटरेस्ट में किसी भी चीज को अपना बनाएगा। सड़क राज्य बनाएगा, 249 के मारेंगे, कह देंगे हमारी हो जाएगी। इन्हें एग्जाम्पल याद हो गया होगा पिछली बार वाला। उसके बाद ध्यान से समझना कि जब सर केंद्र इतना मजबूत है तो केंद्र गोविंदा भी तो बन सकता है। हाँ बेटा, केंद्र कह सकता है मेरी मर्जी, मैं चाहे लॉ बनाऊं, मैं चाहे लॉ हटाऊं, मेरी मर्जी। बात आई समझ में? आज तो प्लेन से आ रहे तो तुमने किसी से कहा मेरी मर्जी? कहा तुमने? टिकट दिखाओ तो इन्होंने टीटी से कहा मेरी मर्जी, तभी ये लेट हो गए, तभी लेट हो गए। इन्हें उतरना था, पीली उतर गए सारी। इसका नेशनल, हाँ, नेशनल इंटरेस्ट का मतलब ये आता है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है 249 में कि हमें कोई प्रॉपर्टी केंद्र राज्य के विकास के लिए अपने हाथ में लेनी है, तो हम किसी स्टेट की कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई। तो इसमें लोगों का हिस्ट्री आएगा। इसमें नेशनल इंटरेस्ट की मैंने बात करी है, जनरल इंटरेस्ट मैंने बोला ही नहीं है, जो उन्हें ठीक लगता है। नेशनल में तो हम भारत के लोग भी आते हैं। हाँ, लेकिन आपके बिहार में फैसला कौन लेगा? केंद्र। आर्टिकल 249 अभी पढ़ो एक बार खोल के, उसकी लैंग्वेज पढ़ो एक बार। जब हम 249 पढ़ेंगे तब तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही। और वैसे भी जब सेंटर और स्टेट के रिश्ते जब मैं पढ़ाता हूँ, यानी एल और एस, तो मैंने ये बात बताई थी, आपके दिमाग से स्लिप हो रही होगी। 249, 251 का अंतर्राष्ट्रीय, 253 का अंतर्राष्ट्रीय थ्रेशोल्ड, उसमें नहीं है। तो बाबा साहेब को ये बात पता थी, बाबा साहेब बोले बना के दिखाओ तुम अपनी मर्जी। नो, क्योंकि सबसे ऊपर रहेगा संविधान, और इसी को कहते हैं विधि का शासन। तो इसीलिए बाबा साहेब को नमन। समझे? ये बात आई समझ में? He was the genius because he know, क्योंकि सबकी मर्जी चलाना बड़ा मुश्किल है और हम किसी की मर्जी किसी को चलाने नहीं देंगे। That's why I am fan of बाबा साहब। तो सर, आप बिल्डिंग बनाने का काम करते हो, पता चला आपके पापा PWD में है। हाँ भैया है, तो देखो तुम यहाँ पर ये बिल्डिंगें बना रहा हूँ। सेंट्रल मिस्टर भी आपने बनाई है, नहीं बेटा भी इतने बड़े वाले नहीं बने। पुराना संसद भवन 1927 में बनाया गया था। किसने बनाया था? इंटरनेट पे देख लेना, बहुत ध्यान से देखो प्रमुख। इसके अंदर जो नई कैपेसिटी है 1272 लोगों के बैठने का स्थान बना दिया गया। इसमें सारी फैसिलिटी है, और ये इम्पोर्टेंट है कि ये भूकंपीय क्षेत्र 2 में पुरानी वाली जो बिल्डिंग थी, लेकिन ये भूकंपीय क्षेत्र 4 की सूची में आता है, यानी जबरदस्त मजबूत है। और तुम्हें पता होगा कि भूकंप के जोन होते हैं, पता है ना तुम्हें? जोन 1, सेस्मिक जोन पढ़े कि नहीं? स्विच ऑफ कर दे जाता, किसका आपकी पलाओ देख बेचारा परेशान। आप बताइए, हम क्लास में थे। हाँ हाँ बताइए। हाँ हाँ, तो हमारे साथ ही चलेगा, ठीक है? ओके, लाओ बोतल पानी पीना। पूरनपुर वाला वो है ना, आज पूरनपुर जाना, भूल जाते हैं कभी भी कहाँ जाना है, तो उसके लिए हमने उसी से कहा था, हमें फोन करके दिया, अब उसी का फोन में बैठाएगा। कहाँ हुआ हो जाता है बेटा पढ़ाते सर। 28 में पढ़ा था, पिछली बार 27 होता है, पिछली बार 28 मान लो, ठीक है? तो फिर बढ़ेगी नहीं चौक। देखो है घरवाली क्या सामने देख, तुम सामने देख, लड़के और लड़की दोनों से उम्र नहीं पूछती थी, ठीक है? अब देखो ध्यान से भैया, 1927 सर अंग्रेजी में कर देते, आप ट्रांसलेशन का काम भूल गए, आप बेटा लोग कर देते, ठीक है? हिंदी अंग्रेजी। सेंट्रल विस्टा, ये वेबसाइट ओपन कर लेना, इसका लिंक ये है, आई विल शेयर। क्यों कर लेना? क्योंकि ये देखो ये टैब बने हैं, सुरक्षा चिंताएं, आप प्रचलित संचार संरचनाएं, संकट दस्ते, ये पढ़ लेना। क्या हुआ? अपने आप उनकी आवाज कोई बात नहीं, होता है। जब आप गूगल पे सर्च कर रहे हो मोबाइल क्लास से बाहर जाने की तरीके, तो गूगल आपसे ऐसे कहता है आप ये पढ़ लीजिए।
कुछ नहीं रखा है। आज चल क्लास के बाद यही करें। चलो भाई देखो, तो सर सेंट्रल विस्टा पढ़ना है क्यों बेटा? इस साल सेंट्रल विस्टा 2024 के एग्जाम में उसके कुछ तथ्य डाल देंगे। फिर तुम कहोगे यूपीएससी का पेपर फैक्चुअल होता है। यूपीएससी का पेपर फैक्चुअल नहीं होता। जो चीजें वर्तमान में है उसकी नॉलेज ही फैक्ट पे बेस्ड होती है, तो फैक्ट आ जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। वरना यूपीएससी का पेपर कंसेप्ट होता है। आप देखो सर, बस यही भेज दो, हमें छुट्टियां मनाने। वाह कह रहे हो, वाह कितने लोग वाह कह रहे हैं, वाह। सर हमारी तो इंस्टाग्राम ही यही बन जाती है, पाप मुक्त हो जाते हैं। थेम्स नदी है ये, थेम्स नदी लंदन की, समझो। ये जो चीज है उसकी वजह से तुम्हारे भारत की संसद को कहा जाता है कि भैया इस संसद का मॉडल चुराया गया है। तो संसद का मॉडल चुराया नहीं गया है। संसद के अंदर जो कार्य करने की प्रणाली है और संसद बनाने की जो प्रेरणा मिली वो इंग्लैंड की इसी बिल्डिंग से मिली। इस बिल्डिंग का नाम है वेस्टमिनिस्टर किला। वेस्टमिनिस्टर किला, और ये है थेम्स नदी के पास में। सर थेम्स नदी के पास में, जी हाँ सर लिख ही देते, बेटा लिख दिया। देखो वेस्टमिनिस्टर का महल यूनाइटेड किंगडम की संसद के दोनों सदनों, ये सब कुछ ना पढ़ो, बस इतना समझो कि इंग्लैंड के मध्य लंदन में वेस्टमिनिस्टर शहर में, शहर का नाम भी वेस्टमिनिस्टर है, इसी वजह से उसी मॉडल को लिया है। शहर में थेम्स नदी, थेम्स लिखा है इसे इंग्लिश में, नीचे मैंने ग्रीन कलर से लाइन किया है THAMS, थेम्स नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। ग्रुप डी में डायरेक्टली ये एसएससी में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि फैक्ट लिख देंगे, लेकिन यूपीएससी में अगर क्वेश्चन आता है इंडिया पार्लियामेंट में तो तुम ये डाल सकते हो। तुम्हारी मजबूरी नहीं है कि तुम इतना एग्जैक्ट उत्तरी और ये थेम्स नदी सब याद रखो। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल इसीलिए कहते हैं कि इंग्लैंड में वेस्टमिनिस्टर शहर के अंदर एक वेस्टमिनिस्टर महल है। कोई डाउट समझ में आया? वरना छोटी छोटी किताबों में लिखा होता है कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल पे है, लेकिन डिटेल नहीं बताते हैं। तो मैंने कहा चलो बता ही देते बच्चों, आप समझ लो। ये भी इसके अंदर क्या है क्या नहीं ये सब लिख दिया मैंने कि कैसे ये बिल्डिंग हमने ली, कैसे क्या करा। आप ध्यान से सुनो, तुम्हारे लिए एक और चीज आरोप लगाया जाता है कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल बहुत अच्छा है और बाकी देश उसके पीछे पड़े हैं। तो मैंने इंस्पायर होकर बनाया है कि भैया ये बाइक से चोरी कर रहे हैं और अन्य देश भाग रहे हैं कि हमें भी चाहिए वेस्टमिनिस्टर मॉडल, हमें भी चाहिए। तो समझ रहे हो? पिक्चर देखी ना तुम लोगों ने जॉन ब्राउन की? धूम नहीं देखी किसी ने? देखी धूम वन किसने नहीं देखी भाई? वो तो पाप था, उसमें तो जॉन ब्राउन की मूवी ना, डेब्यू मूवी तो फिर दूसरी थी देखने लगने। हाँ मैंने देखी थी भैया, उस जमाने में था। मैं अपने बाबा के साथ क्रांतिकारी आंदोलन भी लड़ा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एकता कपूर मेरा पुनर्जन्म हुआ। अब तो नाग वाला एपिसोड आ रहा है, नागिन वाला नाग आएगा, उसमें हम ही करेंगे डेब्यू। देखो सर वेस्टमिनिस्टर मॉडल ही क्यों लिया? तो मेरी बात समझना, जो नए पुराने बच्चे आए हैं, बेटा वेस्टमिनिस्टर मॉडल हमने इंग्लैंड से इसलिए नहीं लिया क्योंकि इंग्लैंड से हमें बड़ा प्यार मोहब्बत भी हमने इसलिए लिया कि उनका हमें जो सिस्टम था चलाने का देश को, वो वेस्टमिनिस्टर मॉडल में बड़ा प्यारा लगा। सबसे पहले तो हमें उनकी एक चीज बहुत बढ़िया लगी कि वहाँ द्विसदनीय व्यवस्था, बाइकैमरलिज्म, एक बिल को पहले एक हाउस में पारित कर पाओ, उसी बिल को दूसरे हाउस में लेके जाओ, अंत में राष्ट्रपति के पास लेके जाओ। तो इस व्यवस्था में 3 स्तरीय क्रॉस चेक हो जाता है। जैसे अगर आपने खीर बनाई है पहली बार, ठीक है, तो आप सबसे पहले अपनी मम्मी जो कि मैं उन्हें फोन करके बताएंगी, लड़कियां भावुक ना हो इस पे, सुने ध्यान से। तो सबकी दीदी वगैरह नहीं बताती होंगी ना, तो ये सब बताती नहीं बताती, हमारी रिश्तेदार ना सुन तो भी बताते हैं, अरे बेटा ऐसा होता है, सुनो भैया। तो सबसे पहले जो है तुम्हारी बड़ी दीदी से पूछना है, उनकी शादी हो चुकी है, ठीक है। बड़ी दीदी का मतलब ये नहीं कि जो तुम्हारी नहीं हो पाई वो दीदी बन गई, जो तुम्हारी है असली दीदी उनसे पूछना। तो भैया दीदी को फोन मिला के जब तो पूछोगे क्या हुआ, दीदी कहेंगी हाँ मम्मी आज हम जा रहे हैं। तो पहले खीर 3 स्तरीय जांच से पास होगी। पहले खीर जाएगी सास के पास, फिर जाएगी ससुर के पास, फिर जाएगी उन्नी के पास, समझ रहे हो, और फिर उसके बाद भी घर के बच्चों के पास, अंत में कुत्ता भी खीर खाएगा क्योंकि ये सब खा चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 3-4 स्तरीय जांच में क्या होता है कि कोई भी अगर बीच में नहीं टपका, सबके सब जिंदा है, तो इसका मतलब खीर उन्होंने खाने के लिए बनाई थी। ऐसे ही दिल को ले लो, दिल सबसे पहले लोग सब क्या हुआ, अच्छा आलू क्या गया, कोई तो रिश्ता है समझे, कोई रिश्ता या कोई व्यवस्था, दोनों में से कोई एक है। अरुणा नोटिस करना, चलो तुम्हारे मोहल्ले की तरफ तो नहीं आते जाते, पहला ऐसा व्यक्ति देखा जिसकी डोमिसाइल पे लिखा मैं मोहल्ले में नहीं। अच्छा चलेगा, कहने का मतलब ये है कि हाँ मतलब ज्यादातर समय शौक है मेरी तरह। देखो लोकसभा राज्य
मैं घर पे ही रहता हूँ, मम्मी कह रही है मुझे तो घर पे ही दो। हाँ भैया मैं घर पे रहता हूँ, स्टेटस लगा देता हूँ। तुम लोग स्टेटस दिखते हैं ना मेरे, नहीं दिखते ना, तो सही है, क्योंकि मैं लगाता ही नहीं दिखते भाई। अरे नहीं, आपस में स्टेटस जरूरी नहीं है, लोकसभा राज्यसभा भी तो लगाता नहीं, लेकिन आज मैं पहले स्टेटस लगाऊंगा। मेरी घर के पीछे आम का बाग है, पड़ोस में वो भी अच्छा। मेरे घर के बगल में राजस्व विभाग की पूर्ति हेतु धन आवंटित करने का एक स्रोत है, ऑफिस है, सरकारी ऑफिस है। सच में उसके संचालन में आपका बहुत ये लोग बात कर रहे हैं वाइन शॉप, तो अब नीचे वीडियो में डिस्क्लेमर डालना पड़ेगा, स्मोकिंग एंड अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। देखो भैया, तो बेस्ट मिनिस्टर मॉडल हमें इसलिए पता चला क्योंकि जो खीर है वो दो जगह, तीन जगह जा रही है, और जब खीर कई बार जा रही है तो खीर के स्वाद में मिठास खटास सब देखी जा रही है। सर किसान बिल पारित करे गए तो नहीं देखी गई, बेटा तब देखी गई थी, लेकिन जब दोनों सदन कार्य में नहीं होते, वर्क नहीं कर रहे होते, तो राष्ट्रपति को स्पेशल प्रिविलेज है कि वो उस बीच में कुछ पर्टिकुलर अवधि के लिए किसी भी बिल को पास कर सकता है अग्रिम रूप से। जब मैं राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी ऐसा समझो सर, हमें बेस्ट मिनिस्टर की जो जगह है, उस स्थान के अंदर जो संसद बनी है, यानी ब्रिटेन की, वो हमें इसलिए पसंद है, वहां पे एक तो दोनों सदन की व्यवस्था थी, लोकसभा जैसी राज्यसभा। सर क्या कह रहे हो, वहां भी लोकसभा राज्यसभा है? नहीं बेटा, वहां लोकसभा राज्यसभा नहीं है, वहां बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ। ये ब्रिटेन की ओरिजिनल संरचना मैंने तुम्हारे सामने रखी है कि ब्रिटेन के अंदर लोकसभा को बोलते हैं, यानी लोअर हाउस को कॉमन, बहुत ही ज्यादा सामान्य, और हाउस ऑफ लॉर्ड देख रहे हो। और तुम्हें अब समझ आया होगा लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लॉर्ड हाँ सही कर बिल्कुल सही, लॉर्ड या जो भी है वो सब, मतलब उनके ऐसे लॉर्ड थे नहीं क्या, 20-22 लॉर्ड थे। चलो देखो, लॉर्ड मिंटू, लॉर्ड मॉर्ली और मिंटू में तो एक सेक्रेटरी था, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड यूट्यूब, लॉर्ड फेसबुक, सब ब्रिटेन चल रहे हैं। और जो सारे इंडिया में गवर्नर आए वो कौन से हाउस से आए थे भैया? वो हाउस ऑफ लॉर्ड से आए थे, इसलिए वो अपने नाम से पहले लॉर्ड लगाते थे, क्योंकि उनकी परंपरा ही उन्हें देवी देवता मानती थी। भैया अरे लॉर्ड साहब आ गए, और गांव वालों ने अपने इंडिया की किताबियां सब दिए, लाट साहब हो रहे हैं, लाट साहब था, वो लॉर्ड साहब से ही प्रेरित हुआ है। सुन लो, तुम्हें इतनी डीप रिसर्च कोई नहीं बताएगा, मुझसे भी कहा जाता था बचपन में। शब्दों में मत जाइए, शब्दों के, हाँ शब्दों में, अच्छा चरण से बचपन में कहा जाता था। जब चरण जाते थे, चरण गांव के मेले में जाकर के कहते थे मुझे बुढ़िया देवता, बड़े लाट साहब, लेकिन उस समय भावनाओं को लेकर कह रहा है, इसी के लिए कह रहे हैं भावनाओं। चरण काश घर वालों ने उसमें बुढ़िया दिला दी तो आज बुढ़िया ना मिलती। तुम लोग ऑफेंड तो नहीं होते घर जाके कोई रस्सी रखती हो तैयार ऐसे दिन ब दिन नीचे आ रहा, सोनू ने तो आज डाली की रस्सी ऐसे करके, अरे मम्मी हटिए जरा स्टूडियो में। और अस्मित भी पंखा तो मेरे सिर से ही छोड़ रहा है, फांसी कैसे लगाऊं? क्यों अश्मित? तब अश्मित जाएंगे गेटर आइडिया से टावर नहीं, लेकिन ऐसा कभी मत करना, इस मजाक को भी जरूरत है। मैं तुम लोगों से थोड़ा ओपन इसलिए रहता हूँ क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में तमाम टेंशनें होती हैं, और अच्छा भी लगता है कि कुछ बच्चे लड़के भी खासकर अपनी टेंशन लेके भेज देते हैं सर ऐसा ऐसा, तो मैं उस पर रिप्लाई नहीं करता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है जीवन में कोई भी तनाव हो जाए, तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, हंसो मुस्कुराओ, क्योंकि दूसरा लेक्चर शुरू होने में थोड़ा टाइम। देखो भैया पार्लियामेंट, सर इंडिया में ना हमने ये सुना है कि संवैधानिक मोनार्क सिस्टम चलता है, वहाँ संविधान भी है तो क्वीन भी है, तो इसकी परिभाषा ये समझ लो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का तुम अर्थ समझ जाओ, क्वीन का सिर्फ शासन रहेगा लेकिन कोई लॉ नहीं बनाएगी, ये ब्रिटेन की व्यवस्था है। रानी साहिबा, ये 8 सितंबर अभी 2022 में, समझ रहे हो, प्यारी हो गई अल्लाह को, और जो है अरे मतलब जीसस क्राइस्ट जी को आपने पढ़ाया था उसमें 6 ये नहीं हो, पिछली बार एक स्टेटमेंट आया था, ये 96 साल की हुई मारे नहीं मर रही, 8 दिन बाद बच्चे शराब बना रहे थे। वीडियो तुम्हारी वजह से काट चलो देखो, विद रिस्पेक्ट हम लोग इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई 96 साल का व्यक्ति हो जाएगा तो अभी इंडिया में भी तो 96 साल के होकर के स्वामीनाथन जी 98 सर पास कर गए, सर पास, ठीक है।
तो भैया क्वीन का शासन ही इज लाइक महेशमती का शासन, मेरा बचन ही मेरा शासन है कि उन्होंने जो कह दिया वो चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वीन कभी भी लॉ नहीं बनाती थी, क्वीन सिर्फ जो है वो शासन करती थी, और जो लॉ है वो ध्यान से सुनो वो संसद ही बनाती है, इसलिए ब्रिटेन को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची कहते हैं। सर एक डाउट और दूर कर दो, क्या हमने सुना है कि ब्रिटेन का संविधान आलिखित है? बेटा उसके लिए एक बात समझ लो बड़ा अच्छे से, जिस देश का संविधान वहां की संसद ने बैठ के बनाया नहीं, उस देश के संविधान को आलिखित बोलते हैं। यानी सर ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बैठ के नहीं बनाया, एक पर्टिकुलर कुछ कमीशन बनाया, उसको काम दिया, उसने किताब बना दी, उनकी लिखित किताब है, लेकिन लिखित उसे संविधान का दर्जा नहीं मिला, उसको संवैधानिक सभा ने नहीं बनाया। भारत को क्यों मिला? क्योंकि भारत में संविधान सभा ने 2 साल 11 माह 18 दिन 66 लाख रुपए के खर्चे पे ये चीज बनाई। कोई डाउट? समझे सर? ये तो ग्रुप डी वाले करते हैं। हाँ मेरा यूपी ट्रिपल एस सी लगा। दूसरा हमें बेस्ट मिनिस्टर साहब से एक और मॉडल सीखने को मिला। समझो, क्या ब्रिटेन के अंदर पीएम होते हैं? क्या ब्रिटेन के अंदर पीएम होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन बेटा होते हैं। वहाँ प्रेसिडेंट होते हैं क्या? नहीं होते हैं। हमारे यहाँ पीएम पावरफुल क्यों है ये तो मैं तुम्हें जब पीएम पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अभी इतना समझ लो कि इंग्लैंड के बेस्ट मिनिस्टर मॉडल के अंदर एक संरचना और है कि निर्णय लेने की शक्ति पीएम और उसके परिषद को होगी, और जब प्रधानमंत्री और परिषद को एक साथ मिला के पढ़ा जाता है तो मुबारक को उसे कैबिनेट कहते हैं। अब मैं तुम्हें विज्ञान पे ले चलता हूँ। सर क्यों? क्योंकि बेटा तुम में से कितने लोगों ने न्यूक्लियस देखा, केंद्र। अब मेरी बात ध्यान से समझना, बाहर को ले लो, तुम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी कुछ भी ना समझो, इसकी जो सेंटर में सबसे छोटा सर्किल है उसे तो मान के चलो कैबिनेट। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इंडिया में और उनका मंत्री परिषद बहुत पावरफुल होता है। उसे ये क्वेश्चन आ चुका है कि कैबिनेट को न्यूक्लियस ऑफ पावर कहते हैं। तो बेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि केंद्र की सारी शक्ति उसके बीच में होती है, ऐसे ही सारी की सारी शक्ति संसद की यानी पार्लियामेंट की इनके पास होती है। इनके पास प्रधानमंत्री एवं परिषद। एक ग्रुप डी का भी हमारा क्वेश्चन पक्का हो गया कि न्यूक्लियस ऑफ पावर किसे कहते हैं? तो कैबिनेट को कहते हैं। कोई डाउट, कोई समस्या? एक ग्रुप डी का क्वेश्चन, ठीक है साहब, पेपर निकालना है आपको। अब लोग तुम्हारे लिए मुझे पता है तुम में से अभी कोई नहीं बता पाएगा, इसीलिए मैंने लिख दिया, इसका उत्तर भी लिख दिया। कितने लोग यहाँ बता सकते हैं कि लंदन, इंग्लैंड, यूके में क्या अंतर है? ईमानदारी से दिल पे हाथ रखे, और अपने दिल पे हाथ रखे। चरण तुम मस्तिष्क के दिल पे हाथ मत रखते, तो बता, मैं तो बताऊं। बताए किसी को लंदन, इंग्लैंड, यूके में क्या अंतर है? लंदन, इंग्लैंड, यूके में क्या अंतर है? बेटा इसलिए पढ़ लेना क्योंकि यूपीएससी का कुछ नहीं पता। जब वो टीना दावी की बहन से ये पूछ सकती है कि बताओ, कई जगह पे भेजा जाता है मिनिस्ट्री में, कॉमनवेल्थ की जगहों पर पहुंचाया जाता है बना करके, वहाँ एनवॉय क्यों बोलते हैं, कई जगह पे काउंसिलेट क्यों बोलते हैं? तो एक बहुत छोटी चीज थी, ठीक है ना, इसको पढ़ना। उनके इंटरव्यू में पूछा था, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि यूपीएससी प्री में तुम्हें छोड़ दे, मेंस में छोड़ दे, लेकिन इंटरव्यू में ज्ञान चेक हो जाता। हाँ लंदन तो इंग्लैंड में एक शहर है ना भैया, तुम्हारी बातों को मैंने बड़ा सीरियसली लिया हुआ है। ये देखो, लंदन इंग्लैंड में है, जो यूनाइटेड किंगडम नामक देश का हिस्सा है। ये भाग ग्रेट ब्रिटेन द्वीप पर है। लेकिन अब तुम्हें ये सब देखने के लिए एक 4-5 मिनट की यूट्यूब वीडियो देख लेना, तो तुम्हें वहाँ डिजिटली बताएंगे, ऐसे आइलैंड लेके आएंगे, रखेंगे, उसमें शहर है तो वो देख लो, ताकि जीवन के लिए तुम्हारी अवधारणा बदल जाए। और जब तुम बड़े हो जाओ और तुम्हारा बच्चा भी बड़ा हो जाए, तब वो एनसीईआरटी में लंदन यूके की संरचना मैप में कर रहा हो तो तुम हटको ना, तब वो तुम्हें पापा मेरे हिंदू कह के चला जाए, वरना वो ये भी कह सकता है कैसा पाप मिला। ठीक है, तो ऐसे सवालों को तुमसे ना उठाए जाए, इसलिए पहले ही मेहनत करवा दे रहा हूँ मैं तुमसे। ठीक है, और ज्यादा हो तो बच्चे को मेरे भेज जाओ, बेटा तुम्हारे ताऊ बहुत तेज, चाचा कहना भी ठीक है क्या? बाबा कौन ज्यादा हो रहा है? अरे कोई इंसल्ट तो बचपन से ही हुई। तो समझ गया भैया, केंद्र सब चीजें लिख दी तुम्हारे लिए। अब ये देखो हमारी याद नहीं कोई ये तो पिछली बार जोक आया था बहुत बड़ा, तुमने पुरानी वीडियोस भी देखी हैं आने से पहले सभी किया। हां नहीं अच्छा चरण का सर आपको ना बेइज्जती महसूस नहीं होगी क्योंकि आप कोएड में पढ़े हो, गर्ल्स और बॉयज। मेरा एक समय पे क्लास शिशु मंदिर से ही निकला, मुझे मत पता होगा। मैं भी सोचता था कि मेरे पापा एडमिशन कब कराइए, लेकिन उन्होंने सोचा कि बच्चे को करा दें। नहीं मैं इस बात का मैं एक उत्तर दे रहा हूँ, बेइज्जती आप मानो तो है, वरना एंजॉय करो, बेइज्जती की कोई बात नहीं चल। लेकिन ये है यहाँ पे चरण एक वो दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, चरण ये नहीं बता रहे उन्हें बुरा लगता है, चरण तो खुद के भी स्टेटस लगा लेते हैं।
और देखो अगर तुम लोग पीसीएसडी की कोचिंग ले रहे होते मेरे से तो मैं तुम्हें जुडिशियल पावर भी पढ़ाया था, लेकिन वो तुम्हारे किसी काम का नहीं। वहाँ सुप्रीम कोर्ट है, क्या है वहाँ इतना याद रखो कि हमारे लॉर्ड साहब सबसे ऊपर है, यानी भैया वहाँ हेक्टर मंट्रो ये सब जो चल के आए थे लॉर्ड साहब वगैरह, वो लॉर्ड साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी इंग्लैंड में ऊपर है। ठीक, समझ आ रहा है कुछ नहीं? क्या प्लानिंग कर रहे हो? अब तो आ गए मुंह से नहीं आए। ये लो भैया अमेरिकन व्यवस्था देखो। तुम्हें ये डायग्राम अभी जितना जटिल लग रहा है, ये डायग्राम के अंदर कुछ नहीं है, खाली इंडिया का जो रूल है वो उल्टा कर दिया गया है। मेरी बात समझो। एक दिन जॉन बाइडेन साहब ने कहा, ध्यान से समझना, जॉन बाइडेन है ना इस समय, जोई बाइडेन, JOE, ठीक है, जोई बाइडेन है ना। तो जोई बाइडेन साहब ने एक दिन कहा आज अमेरिका के अंदर सभी को दिन है संडे मुफ्त रसगुल्ले बांटे जाएंगे सुबह और शाम। आज अमेरिका में दिन है संडे, सभी को बांटे जाएंगे मुफ्त रसगुल्ले सुबह और शाम। मेरी बात ध्यान से समझना। इस पे उन्होंने तुरंत ही साइन करा और ये लॉ बन गया। सर ये कैसी बातें कर रहे हो आप? यही बात हमने पूछी शिवुर नाम है कौशल विकास, गुड। तो यही बात हमने कौशल से कही, कौशल रसगुल्ले लागू कराने। कौशल ने कहा पहले आप मुझे ड्राफ्ट बना के दो। ड्राफ्ट मैंने बनाया कि रसगुल्ले खाने के, छोड़ना रसगुल्ले खाने के 1,500 फायदे लिख के इन्हें दिया। इन्होंने अपनी समिति को दिया, समिति ने लोकसभा में बिल पेश किया, वो बिल पढ़ा गया। पढ़ने के बाद विपक्ष राजी नहीं हुआ, नहीं रसगुल्ले में बहुत खर्चा हो जाएगा, उससे अच्छा टैबलेट बांट दो, फोन बांट दो, ठीक है। तो इस तरीके से विरोध किया गया। लेकिन फिर जो मेजोरिटी सरकार थी उसने रसगुल्ले पे लेकर के सहमति बनाई। उसके बाद लोकसभा से राज्यसभा पे गए। स्टोरी सुनो तो मजा आ जाए। राज्यसभा कहानी गई, राज्यसभा से विपक्ष हुआ, डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, वोटिंग हुआ। अंत में राष्ट्रपति जी के पास गई, उन्होंने भी 1 महीने अपने जेब में वीटो पावर का प्रयोग करके रखा और अंत में 6 साल की कड़ी मशक्कत के बाद वो दिन इंडिया में आया जब गुलाब जामुन संडे वाले दिन सुबह और शाम बना। सर इससे क्या मतलब है? इससे मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ डिफरेंस पावर। अमेरिका में पार्लियामेंट का कोई रोल खास नहीं है, वहां राष्ट्रपति सब कुछ है। अगर राष्ट्रपति को आज ही कोई फैसला लेना है तो वो लॉ उसके अपने डिसीजन पे बनेगा। लेकिन इंडिया में जस्ट इसका उल्टा रूल फॉलो होता है। इंडिया में लोकसभा, राज्यसभा, डिबेट, डिस्कशन, वोटिंग होती है, इसीलिए बिल को कई साल लग जाते हैं। तो सर जो अगर आप बता रहे हो कि अमेरिका के अंदर फिर तो एग्जीक्यूटिव और वो वाला रूल भी उल्टा होगा, तो बिल्कुल सही बात है। अमेरिका के अंदर एग्जीक्यूटिव इज नॉट एट ऑल लायबल टू लेजिस्लेटिव, यानी इंडिया के अंदर मैं दूसरा गलत विचार दिखाता हूँ, समझो तब तो समझोगे कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। थोड़े कुछ लोग समझ गए होंगे। अब ये देखो, ये इंडिया का रूल है कि कार्यपालिका उत्तरदायी है विधायिका को और दूसरा 2 सदन वाला। यानी अब तुम दिमाग लगाओ, मैंने जो सबसे नीचे लाइन लिखी है, मैंने यहाँ पर राष्ट्रपति को किस श्रेणी में डालना है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव अमेरिका में भी राष्ट्रपति को एग्जीक्यूटिव ही बोला जाता है, पर उन्होंने गुलाब जामुन के लिए किसी से राय मशवरा, सलाह या बाध्यता या उत्तराधिकार दिखाया या उत्तरदायित्व दिखाया? नहीं। तो बेटा अगर तुम इस रूल को जस्ट उल्टा कर दोगे कि एग्जीक्यूटिव नॉट लायबल या लेजिस्लेचर इज नॉट लायबल टू एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव इज नॉट लायबल, सीधी बात समझो कि वहां कार्यपालिका उत्तरदायी होती ही नहीं है विधायिका। बात आई समझ में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखो व्यवस्था देखो, इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि क्वालिटी इज ऑल अबाउट पोएट्री। अब तुम इसे समझो, ये रहा उनका सिस्टम। वहां पे चलती है फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये पता है ना, 50 राज्य हैं, नया 50 राज्य अमेरिका। ध्यान देना, बिल्कुल भी ध्यान में सोगा क्योंकि आज पहले दिन क्लास आई और ये लोग एक जर्नी कवर कर चुके हैं, लेकिन ये है कि कोशिश करो समझने की, ठीक है? क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत आपको नीचे से ये चीजें मिलेंगी इतना क्लियर, और लक्ष्मीकांत से पढ़ के ये चीजें समझ नहीं पाओगे, इसलिए सब लोग समझ लो। जो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ना सो, क्योंकि पॉलिटी बनना बोरिंग हो जाएगी। अमेरिका के अंदर व्यवस्था ये है सर, वहाँ की ना कांग्रेस है, तो कांग्रेस वहाँ बेटा सरकार नहीं है, वहाँ की संसद का नाम ही कांग्रेस है। जैसे इंडिया में संसद का नाम सेंट्रल विस्टा बोला जा रहा है नए वाले का, पुराने वाले को संसद बोलते थे, ऐसे अमेरिका के अंदर जो संसद है उसका नाम है कांग्रेस। उस कांग्रेस के अंदर भी 2 सदन है, 2 हाउस है। पहला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसे तुम लोकसभा कह सकते हो, दूसरा है सीनेट। सीनेट कहते हैं उच्च वाले, ऊपरी सदन। मेरी बात समझना, ये व्यवस्था वहाँ पे है, लेकिन वहाँ याद रखना कि हमारे जैसा जो रूल है वो रूल वहाँ फॉलो नहीं होता, वहाँ कोई एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव को लैंड नहीं। इसलिए ट्रंप ने पर्यावरण को लेके कहाँ हो रही है ग्लोबल वार्मिंग? कहीं नहीं हो रही ग्लोबल वार्मिंग। वो जो मन चाहे वो करता था, बड़ा इंडिपेंडेंट रहता था।
कोई उसे रोक टोक नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि सब वेट कर रहे थे कि जैसे ही चुनाव आएगा वैसे ही इसको हम गिराएंगे, अपनी बात करेंगे। तो ये बात बाबा साहिब जानते। बाबा साहिब ने कहा यार अगर मैं प्रेसिडेंट को इतना महबूब बना दूंगा ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए बेटा मुबारक हो, बाबा साहब ने कभी ये सिस्टम फॉलो ही नहीं करा और बाबा साहब ने इंडिया की पार्लियामेंट में अडॉप्ट करा बेस्ट मिनिस्टर मॉडल, यानी रूल उन्होंने फॉलो करा एग्जीक्यूटिव लायबल टू लेजिस्लेटिव, पोइट्री लाइन समझ में। यानी अगर वो सिर्फ चरण इतनी बात कहते हैं कि ख्याल में हम उनके रहते हैं तो तुम तो समझोगे कि उनके, लेकिन ख्याल यहाँ पे हो गया आईएएस की परीक्षा, पैट की परीक्षा, आरओ की परीक्षा। जब तक तुम्हें सिलेबस पता ही नहीं तब तक तुम एग्जाम दोगे कैसे? तो तुम्हें सिलेबस समझने के लिए इतनी संरचना समझनी पड़ेगी। अब जो लोग लेक्चर मिस कर रहे हैं उनके दिमाग का दही तो होगा, तो वो पढ़ेंगे और फिर वो कहेंगे सिलेबस ही आउट ऑफ आ रहा है, बाबा साहिब के बारे में नहीं बताया, बेस्ट मिनिस्टर मॉडल नहीं बताया। अब तुम सुनो ध्यान से, सवाल तुमसे यूपीएससी हो सकता है इस पूरे सिस्टम पे ना पहुंचे, क्योंकि जितने लोग हैं वो बेस्ट मिनिस्टर मॉडल सब चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो फिर नीरज के दिमाग में आइडिया आया कि सर अगर प्रेसिडेंट मॉडल अमेरिका का इतना ही बुरा है तो आज भी क्यों चल रहा है, और इनकी सलाह यूपीएससी को अच्छी लगी तो मुबारक हो, यूपीएससी तुमसे कभी भी पूछ सकती है कि प्रेसिडेंट सिस्टम की खराबी क्या है। तो ये रहा तुम्हारा मेंस का आंसर पूरा तैयार 250 शब्दों में। तो मैं पूरे तरीके से ये पॉइंट बता देंगे कि राष्ट्रपति को जो इतनी पावर अमेरिका ने दी है अगर इंडिया में दे दी जाती तो गलती क्या हो जाती, और इंडिया ने क्यों नहीं दिया वो कारण। साथ ही सिर्फ अमेरिका में नहीं गिरा, श्रीलंका, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, कंबोडिया और एक आइलैंड का भी नाम होगा फिर कोस्टारिका, अंगोला, मालदीव, मेक्सिको, नाइजीरिया राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू है। मजा आया कि नहीं आया? क्योंकि यूपीएससी इससे बाहर सोच ही नहीं सकता। कहाँ तक ले जाएगा तुम्हें? राष्ट्रपति सिस्टम अच्छा है, इसके फायदे बताओ, लिख दिए, खराब क्यों है ये बताओ, इंडिया में लागू क्यों नहीं है ये बताओ, आज तुम यूपीएससी देने क्यों आए हो ये बताओ, ये तो बताइए। बात आई समझ में कि नहीं? बात आई समझ में कि नहीं ये बताओ। इस लेवल तक सर डीप जाना पड़ता है। हाँ सर वो हिंदी अंग्रेजी कर दिया, कोस्टारिका, श्रीलंकी, ठीक है हाँ वही श्रीलंकी जो भी सर। लो लिखो होमवर्क, मुझे पता था स्लाइड एग्जैक्टली क्या लिखो होमवर्क। ये आया हुआ प्रश्न है और अब तुम्हें जो मैंने प्रश्न है वो भी स्लाइड में सॉल्व करके दिखाया था कि प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री में क्या अंतर है। अब तुम में से पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद विचार बनेगा कि प्रेसिडेंट सिस्टम बढ़िया है या संसद। तो तुम ठहरे संसद वाले, तुम कहोगे संसद बढ़िया है तो तुम्हें बख्शूंगा तब भी नहीं। अगला क्वेश्चन उन्हीं के लिए है कि संसदीय शासन प्रणाली के गुण और दोष क्या है, 250 वर्ड में लिखो, जूम कर दो। अब क्वेश्चन तो डेली में लिख के लाना लिख के ला भी सकते हो, भेज सकते हो। अभी 2 बच्चों के पुराने का क्वेश्चन आए वो भी चेक करने, वरना वो भी कह रहा हूँ जितनी ईमानदारी से हम चेक। हाँ मैं चेक करता हूँ, भेजा था ना तुमने, चरण को मैंने भेजा था पूरा आंसर काट के नहीं बचा है। अच्छा भेजा था नहीं, अगर मेरे पास आप रात के 2 बजे भी चीजें भेजोगे तो स्विच ऑफ होगा। हाँ क्या हुआ दीदी पूछो। 3 बजे भेजो, 3 बजे भेजो तो वो सेम मैसेज जाएगा पापा को और उसके बाद पापा वो मैसेज मम्मी को दिखाएंगे, अगले दिन जायदाद से दे देंगे। लेकिन आप 3 बजे तो क्वेश्चन भेजोगे ना तो जायदाद से दे देंगे। देख रहे हो कार्यकारी योजना 3 बजे मम्मी को मैसेज डालने की योजना 3 बजे भेजना पर दोपहर में जब सब टाइम मिलेगा तभी भेजेंगे। हाँ देखा 3 बजे टाइम मिलेगा। तो लगे वॉइस कॉल चल रही हो, मैसेज बॉक्स एक्सेस हो जाता है और उसके साथ जो तुम स्प्लिट स्क्रीन करके ऊपर फेसबुक और नीचे इंस्टा चला रहे हो, तुम कैसी हो हम भी ऐसे हैं। तो वैलेंटाइन कभी ऊपर वाला नीचे चला जाता है, देखा? तुम लोगों से मुश्किल से 6 महीने बड़े होने का फायदा मुझे यही मिलता है। 6 साल हाँ ये बात मुझे एक्सपीरियंस इसलिए नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस इसलिए मैं लॉयर हूँ। मेरे पास जब लोग अपनी कथाएं सुनाने आते हैं कि बस सर एक बार डिवोर्स कराए थे तो मुझे बड़ा आनंद आता है। मैं कहता हूँ तुम्हारे निजी जीवन की कहानी सुनाओ मुझे, तो मैं कॉफी ऑर्डर कर दूँ। तब मैं एक माइक देता हूँ, एक ऐसा ही मैं कहता हूँ अब तुम नीलेश मिश्रा बन जाओ 92.7 तक शुरू कर। तब वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, उसमें तेज हवा चली, उनके अलावा कोई नहीं दिख रहा था, ठीक है किरण हो जाता। नेहा और अन्य लड़की को समझ आया? हाँ मतलब जब नाम नहीं पता तो अदर सर आरती, सर नेहा सर आरती है, अभी थोड़ी देर में शरारती हो जाएंगे।
सर नहीं है, बाकी सब है, सरकारी सर नहीं है, समझ गए? बीसलपुर वालों तुम्हें आनंद आ रहा है? सिर्फ आनंद ही आ रहा है कि कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? वरना अपनी टीचिंग स्टाइल में मैं चेंज लाऊं तो मैं एकदम ठोस कंसेप्ट ही देखो, बताओ। हेलो, बदलाव की जरूरत है? ठीक है, सही है मतलब? अच्छा हाँ, सर बताओ, सही चल रहा है। कोई तुम लोगों को चेंज हो तो एडवाइस करो, टीचर चेंज हो तो तो नहीं सर। हाँ, अगर किसी को ये प्रणाली समझ नहीं आ रही हो या इसमें कोई चेंज करना हो मेरी टीचिंग में तो मुझे सजेस्ट कर सकते हो व्यक्तिगत भी, क्योंकि मैं हमेशा नए अफसर को आपदा की तरह नहीं लेता, अफसर की तरह लेता हूँ। तो अगर तुम लोगों को चेंज हो, लेकिन ये है कि हम लोग जोक से इसलिए पढ़ लेते हैं ताकि तुम लोग बोल ना हो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें सीधे प्रेसिडेंट सिस्टम का चार्ट लाके छोड़ देता तो तुम उसे पढ़ते रहते और एक दिन तुम्हारा माइंड लुक कर जाता। फिर उसके बाद तुम मुन्ना भाई के आनंद भाई बन जाते और मैं कुर्सी लेके जा रहा होता, आनंद भाई एक दिन तुम्हारा यूपीएससी निकलेगा, जरा करके दिखाओ, जरा पैर पकड़ के दिखाओ उल्टे हाथ से, ठीक है? और लड़कियां मिस आनंद भाई, ठीक है? बक्से में नहीं, आर्टिकल 14 लिख लिए प्रश्न, लिख लिए इसके उत्तर। अब ध्यान से सुनो, इसके उत्तर आसानी से तुम्हें गूगल करने पे जागरण, जोश, दृष्टि पे मिल जाएंगे। अगर तुम में से किसी ने देख के टीके तो पूरा लेख काट दूंगा, आई बात समझ में? क्योंकि उससे पहले मैंने सब सारे आंसर पहले ही पढ़ लिए और नोट भी कर लिए। अगर तुम लोगों ने जागरण, जोश, घटना चक्र, पता नहीं किस किस से अगर ऐसे उत्तर लिख के लाए, पहले अपने विचार लिखो ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा उसको काटूं और तुम्हें बताऊं कि इसमें क्या लिखना है, अपने विचार उत्तर संबंधी। हाँ चल, उसका पढ़ के अपना बना उसका पढ़ के उसका मतलब थोड़ा आप रिस्पेक्ट से उनसे बात करें, वरना अगला केस आप ही का ऊपर मिलेगा, उसका नहीं उनका। एक तो सुनो भैया, तो उसका या उनका पढ़ लेना, लेकिन आपके जो शब्द हैं वो आपको जो समझ आया क्लास से, आप वो प्रयास करना। अगर आपके शब्द बिल्कुल नॉर्मल नहीं होंगे कि आप लिख दोगे इंतजार को कि भैया देर हो रही थी, तो भी मैं चेक कर दूंगा, लेकिन जो पैटर्न पे क्वेश्चन होगा उसे मैं चेक करूंगा। तुम्हें मेंस की कॉपी चेक कराने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। जब तक मैं आऊँ करा दूँ, उस दिन चला गया, उस दिन में तुम्हारी कॉपी भेजोगे, डिलीट मार के स्क्रीनशॉट लेके तुम्हें भेजूंगा, तो डिलीट समझे? तो इसलिए फायदा जो टीचर का, यहाँ अच्छे अच्छे अनुभवी टीचर है, ठीक है? तो उनसे पूछना, अभी सर गए वो भी आएंगे, उनका एक्सपीरियंस पूछना कैसा रहा, जैसे तुम लोगों ने उससे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कर लिया था, तो ऐसे सारी चीजें शेयर करना, ठीक है? हाँ हाँ, सुनो, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सुन लो सवाल। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के मुकाबले बेटर नहीं है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले लिखा जाने वाला देश का संविधान है। क्यों बेटर हो सकता है वो हम इसलिए कह सकते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूं कि उसमें मौलिक अधिकार स्पष्ट लिखे हैं, कौन सा किसके अंदर आता है। मीडिया का अधिकार हमारे भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है, अंतर्निहित है, उनके में लिखा है, लेकिन बेटर नहीं। आप खुद समझो, जो आदमी 100 करोड़ के लिए देश के संविधान को विजनरी, दूरदृष्टिता के साथ रख के बना गया, और आज 100 करोड़ नहीं 500 करोड़ के लोग भी आ जाए, तब भी इससे अच्छा संविधान किसी देश का नहीं है। तो अमेरिका का कुछ नहीं है। अमेरिका का संविधान आप कह सकते हो कि बहुत स्ट्रिक्ट भी है, उसमें अब तक कुल मिलाकर के कितने 44 नहीं 28 के आसपास संशोधन हुए, सिर्फ 28 संशोधन हुए, 27 या 28 चेक कर लेना। और हमारे यहाँ संशोधन भी आसान है, जटिल भी है, और सबसे अच्छी बात ये कि हमने हर देश से चीजें लेके डाली है। सबसे अच्छी बात ये है जो अच्छी चीजें सबका मिश्रण किया है, सही, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी अनुच्छेद 38 बंद कर दो, हो गई क्लास, कोई डाउट?